प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक तोते ने बताया कि आखिर क्यों बड़ा भाई संपत्ति के लिए अपने छोटे भाई के साथ विश्वासघात करता है। प्रिय दर्शकों, रिश्ते रक्त संबंधों से बनते हैं, लेकिन क्या धन दौलत इन संबंधों को समाप्त कर सकती है? एक ही माता पिता की संतान, जिन्होंने बचपन में एक ही छत के नीचे खेला, हंसा और साथ बड़े हुए, आखिर बड़े होने के पश्चात वही व्यक्ति संपत्ति के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी क्यों बन जाते हैं? बचपन में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को अपनी गोद में खिलाया, उसकी गिरावट पर स्वयं व्याकुल हुआ, किंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, सांसारिक मोह और संपत्ति की लालसा ने इस स्नेह को कटुता में परिवर्तित कर दिया। जब तक माता पिता जीवित थे तब तक सब सामान्य था, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद जब संपत्ति का विभाजन प्रारंभ हुआ, तब असली स्वरूप उजागर हुआ। बड़े भाई को प्रतीत हुआ कि उसने घर को संभाला, माता पिता की सेवा की, इसलिए उसे अधिक अधिकार मिलना चाहिए। किंतु क्या यह उचित था? कहा जाता है कि जब लालसा प्रबल हो जाती है तो व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के साथ भी छल करता है। बड़े भाई ने छोटे भाई को मिथ्या आश्वासन दिए, कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए और उसे धोखा दे दिया। क्या यह वही बड़ा भाई था जो कभी अपने छोटे भाई के लिए अपनी वस्तुएं त्याग दिया करता था? जब छोटे भाई को वास्तविकता का भान हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने ही घर से निष्कासित हो चुका था, संबंधों में कटुता आ चुकी थी और कानूनी लड़ाई प्रारंभ हो गई थी। क्या यह वही परिवार था जो कभी सुख दुख में साथ खड़ा था? यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की स्थिति है। संपत्ति की आसक्ति मनुष्य को कितना नीचे गिरा सकती है, यह हम सभी ने देखा है। किंतु क्या धन से अधिक मूल्यवान रिश्ते नहीं होते? क्या भाइयों को संपत्ति से अधिक एक दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए? कहानी प्रारंभ करने से पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। एक नगर में एक धर्मनिष्ठ राजा का शासन था। उसके महल में एक अद्भुत अलौकिक उद्यान था, जो विभिन्न सुगंधित पुष्पों और मधुर फलदार वृक्षों से सुसज्जित था। परंतु उस बाग में सबसे अनोखा और चमत्कारी एक सेब का वृक्ष था, जिस पर स्वर्णिम सेब उत्पन्न होते थे। राजा ने इस दिव्य वृक्ष की सुरक्षा हेतु विशेष प्रबंध किए थे। जब भी इस वृक्ष के फल परिपक्व होते, राजा के प्रहरी दिन रात उसका पहरा देते थे, जिससे कोई उन अनमोल स्वर्ण सेबों की चोरी न कर सके। हे प्रिय भक्तों, एक दिन ऐसा घटित हुआ कि जब बाग के माली ने सेबों की गणना की तो उसने पाया कि एक स्वर्णिम सेब कम था। माली तत्काल राजा के पास पहुंचा और यह समाचार सुनाया। यह सुनते ही राजा को असीम विस्मय हुआ। बगीचे की कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी फल की चोरी कैसे हो गई? राजा ने उद्घोषणा की कि जो कोई भी इस चोर को पकड़कर लाएगा, उसे महान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राजा के 3 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं रात में बगीचे की रखवाली करूंगा और चोर को अवश्य पकड़ूंगा। राजा ने स्वीकृति प्रदान की और बड़े राजकुमार को पहरेदारी के लिए भेज दिया। वह रात भर पहरा देने लगा, किंतु कुछ ही समय पश्चात वह नींद के अधीन हो गया। हे प्रिय, जब प्रातःकाल हुआ और राजकुमार ने पुनः सेब गिने तो वह स्तब्ध रह गया। एक और स्वर्णिम सेब चोरी हो चुका था। अगली रात मध्य पुत्र ने पहरा देने का निश्चय किया, किंतु वह भी नींद के वशीभूत हो गया और पुनः एक स्वर्ण सेब गायब हो गया। राजा अत्यधिक चिंतित हो उठा। दरबार में सभी गहन विचार विमर्श कर रहे थे कि क्या उपाय किया जाए। तभी छोटा राजकुमार राजा के समक्ष आया और बोला, पिताश्री, आज रात मैं पहरा दूंगा और इस चोर को अवश्य पकड़ूंगा। हे प्रिय भक्तों, किंतु राजा अपने छोटे पुत्र को बुद्धिहीन मानता था और उसकी योग्यता पर संदेह करता था। उसने कटु शब्दों में कहा, बड़े राजकुमार असफल हो चुके हैं, तुम क्या कर सकोगे? यह कार्य तुम्हारे सामर्थ्य से परे है। परंतु छोटे राजकुमार ने अत्यंत विनम्रता से राजा से अनुरोध किया, पिताश्री, कृपया मुझे एक अवसर प्रदान करें। अंततः राजा को उसकी प्रार्थना स्वीकारनी पड़ी। रात्रि का आगमन हुआ। छोटा राजकुमार बाग में पहरा देने लगा।
उसने दृढ़ निश्चय किया कि किसी भी परिस्थिति में वह सोएगा नहीं और चोर को अवश्य पकड़कर रहेगा। हे प्रिय, जब रात्रि का मध्य पहर हुआ तब राजकुमार ने देखा कि गगन से एक अद्भुत स्वर्णिम पक्षी उड़ता हुआ आया और सेब के वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। उसकी आभा दिव्य और अलौकिक थी। उसने अपनी चोंच से एक स्वर्ण सेब पकड़ लिया। छोटे राजकुमार ने तत्क्षण अपना धनुष संधान किया, बाण चढ़ाया और लक्ष्य साधकर तीर छोड़ दिया। हे प्रिय भक्तों, तीर उस स्वर्ण पक्षी को तो नहीं लगा, किंतु उसके पंख को छूते हुए निकल गया, जिससे एक स्वर्णिम पंख टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दिव्य पंख की ज्योति से संपूर्ण बाग प्रकाशमान हो उठा। प्रातःकाल छोटा राजकुमार राजा के पास गया और पूरी घटना का वृतांत सुनाया। उसने वह स्वर्ण पंख राजा को समर्पित किया। राजा उस अलौकिक पंख को देखकर विस्मित रह गया और बोला, यदि इस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर और बहुमूल्य है तो संपूर्ण चिड़िया कितनी विलक्षण होगी। मैं चाहता हूं कि यह चिड़िया मेरे पास लाई जाए। हे प्रिय, सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस कार्य हेतु प्रस्थान किया। वह यात्रा करता हुआ एक घने वन में पहुंचा, जहां उसकी भेंट एक चतुर लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने मधुर स्वर में कहा, हे राजकुमार, मैं जानती हूं कि तुम स्वर्ण चिड़िया की खोज में निकले हो। यदि तुम मेरी सलाह का अनुसरण करोगे तो तुम्हारा कार्य सुगम हो जाएगा। उसने आगे कहा, आगे बढ़ने पर तुम्हें एक गांव मिलेगा जहां 2 सराय होंगी। एक चमचमाती हुई, भव्य और आकर्षक होगी, जबकि दूसरी साधारण और निर्जन होगी। ध्यान रखना, तुम झिलमिलाती हुई सराय में प्रवेश मत करना। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। हे प्रिय भक्तों, किंतु बड़े राजकुमार ने लोमड़ी के सुझाव का उपहास किया, उसे तुच्छ समझा और तीर चलाने का प्रयास किया। किंतु लोमड़ी चालाक थी। वह शीघ्रता से वहां से भाग निकली। राजकुमार आगे बढ़ा और जैसे ही गांव में पहुंचा, उसने देखा कि वास्तव में वहां 2 सराय थीं। एक अत्यंत भव्य और प्रकाशमान तथा दूसरी सर्वथा सामान्य। वहां से नृत्य और संगीत की मधुर ध्वनियां आ रही थीं। लोमड़ी की चेतावनी को अनसुना कर बड़े राजकुमार ने सुसज्जित सराय में कदम रख दिया। हे प्रिय, जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, वह अपने लक्ष्य को भूल गया। समय व्यतीत होता गया, किंतु बड़ा राजकुमार वापस नहीं लौटा। तब मध्यपुत्र को भेजा गया। उसने भी उसी पथ का अनुसरण किया और लोमड़ी से मुलाकात हुई। लोमड़ी ने उसे भी वही परामर्श दिया, किंतु उसने भी लोमड़ी की अवहेलना की और उसी आकर्षक सराय में प्रवेश कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह भी अपने मार्ग से विचलित हो गया। हे प्रिय भक्तों, जब दोनों बड़े राजकुमार लौटकर नहीं आए, तब छोटे राजकुमार ने इस दिव्य कार्य के लिए प्रस्थान करने का निर्णय लिया। क्या वह सफल होगा? क्या वह स्वर्ण चिड़िया को प्राप्त कर पाएगा? हे प्रिय, इस कथा का संदेश यह है कि ईमानदारी, संयम और धैर्य से ही विजय प्राप्त होती है। जो व्यक्ति लालच और अहंकार में फंसता है, वह अपने उद्देश्य से भटक जाता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलें और सद्गुणों को अपनाएं। मध्य राजकुमार ने भी लोमड़ी की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। जब वह संध्या के समय गांव पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह ही सजे धजे सराय में ठहर गया। वहां के नृत्य संगीत के आनंद में वह इतना मग्न हो गया कि उसे अपने दायित्व की स्मृति तक नहीं रही। धीरे धीरे वह अपना लक्ष्य भूल गया, यहां तक कि घर लौटने की भी चिंता नहीं रही। अंततः सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा, मैं स्वर्ण चिड़िया की खोज में जाऊंगा। परंतु राजा को उस पर भरोसा नहीं था। उसने कठोर स्वर में कहा, जब तुम्हारे दोनों बड़े भाई असफल हो चुके हैं तो तुम कैसे सफल हो पाओगे? लेकिन छोटे राजकुमार ने अपने निर्णय पर अटल रहते हुए आग्रह किया। उसकी दृढ़ता के आगे राजा को झुकना पड़ा और उसने उसे अनुमति प्रदान कर दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर स्वर्ण चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। जैसे ही वह वन में पहुंचा, उसे भी वही लोमड़ी मिली, किंतु इस बार कुछ अलग हुआ। छोटे राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, मैं तुम्हारी सलाह का पालन करूंगा और तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर लोमड़ी अत्यंत आनंदित हुई और बोली, तुम एक उत्तम और बुद्धिमान व्यक्ति जान पड़ते हो। तुमने मेरा अपमान नहीं किया, न ही मुझ पर तीर चलाया, इसलिए
मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। फिर लोमड़ी ने कहा, मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक ले चलती हूं जहां तुम्हें ठहरना चाहिए। फिर देखते ही देखते लोमड़ी की दुम लंबी हो गई और जैसे ही राजकुमार उस पर बैठा वह आकाश में उड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में उसने मैदानों और पर्वतों को पार कर सीधे गांव में पहुंचा दिया। वहां जाकर राजकुमार ने लोमड़ी की सलाह अनुसार पुरानी और साधारण धर्मशाला में अपना आश्रय बनाया और आकर्षक तथा विलासितापूर्ण सराय से दूर रहा। अगली सुबह वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर पुनः वही लोमड़ी मार्ग में मिली। लोमड़ी बोली, अब मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताती हूं। उसने कहा, सीधे चलते जाना, आगे तुम्हें एक विशाल दुर्ग मिलेगा जहां सैनिक पहरा दे रहे होंगे, किंतु घबराना मत, क्योंकि वे सभी इस समय गहरी निद्रा में होंगे। तुम निर्भय होकर किले में प्रवेश करना और बिना रुके भीतर तक चले जाना। वहां लकड़ी के एक साधारण पिंजरे में स्वर्णिम पक्षी बंद मिलेगा, उसे उठाकर शांति से बाहर निकल आना। तत्पश्चात लोमड़ी ने चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, वहीं एक स्वर्ण का पिंजरा भी होगा, किंतु भूल कर भी पक्षी को उसमें मत डालना, नहीं तो तुम संकट में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने पुनः राजकुमार को अपनी दुम पर बैठाया और कुछ ही पलों में उसे दुर्ग के समीप पहुंचा दिया। राजकुमार ने देखा कि वास्तव में दुर्ग के प्रहरी गहरी नींद में थे। वह सावधानी से महल के अंदर दाखिल हुआ और शीघ्र ही उस कमरे में पहुंचा जहां स्वर्णिम पक्षी लकड़ी के पिंजरे में बैठा था। पिंजरे के समीप ही 3 स्वर्ण फल भी रखे थे, जिन्हें राजकुमार ने तुरंत पहचान लिया कि वे उसके पिता के उद्यान के ही हैं। सोने की चिड़ियां इतनी मनमोहक थीं कि वह उसे मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। जैसे ही उसने पक्षी को उठाने का प्रयास किया, उसकी दृष्टि निकट रखे स्वर्ण के पिंजरे पर गई, जो अत्यंत मनमोहक था, बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ। राजकुमार के मन में लोभ जाग गया। उसने सोचा, इतनी आकर्षक चिड़िया लकड़ी के पिंजरे में अच्छी नहीं लगेगी। वह लोमड़ी की चेतावनी भूलकर उसने पक्षी को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर स्वर्ण पिंजरे में रख दिया। जैसे ही पक्षी को स्वर्ण पिंजरे में रखा, वह तेज स्वर में चहचहाने लगी, जिसकी गूंज पूरे दुर्ग में फैल गई। राजकुमार अभी बाहर निकल भी नहीं पाया था कि आवाज सुनते ही सैनिक कक्ष में आए और उसे पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे पूर्व में चेतावनी दी थी, किंतु अब विलंब हो चुका था। सैनिक उसे राजा के सम्मुख ले गए। पूछताछ करने पर राजकुमार ने पूरी सच्चाई राजा को बता दी। राजा क्रोधित होकर बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने आए थे, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। किंतु थोड़ी देर सोचने के बाद राजा ने कहा, यदि तुम मेरे लिए स्वर्णिम घोड़ा लेकर आओ तो मैं न केवल तुम्हें क्षमा करूंगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें सौंप दूंगा। राजकुमार के पास कोई विकल्प नहीं था। प्राण रक्षा हेतु उसने राजा की शर्त स्वीकार कर ली और स्वर्ण घोड़े की खोज में निकल पड़ा। दुर्ग से बाहर निकलते ही उसने देखा कि वही लोमड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सारी घटना उसे बताई। सुनकर लोमड़ी दुखी होकर बोली, अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगी। तुमने मेरी सलाह की अवहेलना की, इसलिए संकट में पड़े हो। यदि मेरी बात मानी होती तो अभी तक स्वर्णिम पक्षी तुम्हारे पास होता। राजकुमार हाथ जोड़कर विनती करने लगा, कृपया मुझे क्षमा कर दें, मैंने बहुत बड़ी भूल की। अब मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। राजा ने मुझे सोने का घोड़ा लाने का आदेश दिया है, नहीं तो वह मुझे मृत्युदंड देगा। लोमड़ी ने कुछ क्षण विचार किया, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, किंतु अब मेरी बात को पुनः अनदेखा मत करना। फिर लोमड़ी ने कहा, मेरी दुम पर बैठो, मैं तुम्हें स्वर्णिम घोड़े के पास ले चलती हूं। थोड़ी देर में वे दूसरे दुर्ग के समीप पहुंचे। लोमड़ी ने समझाया, इस किले की घुड़साल में एक स्वर्ण घोड़ा बंधा मिलेगा। महल के सारे सेवक गहरी नींद में होंगे। तुम बिना कोई आवाज किए घोड़े को खोलकर बाहर ले आना। किंतु पुनः लोमड़ी ने चेतावनी दी, घोड़े के पास 2 काठी होंगी, एक पुरानी चमड़े की और दूसरी सोने की। भूलकर भी सोने की काठी मत उठाना, केवल पुरानी चमड़े की काठी उठाकर घोड़े पर लगाना और शीघ्र ही दुर्ग से बाहर निकल आना। यदि तुमने पुनः लोभ किया तो तुम्हारे कष्ट और बढ़ जाएंगे।
राजकुमार ने वचन दिया कि वह अब लोमड़ी की सलाह का पालन करेगा। फिर लोमड़ी ने उसे अपनी दुम पर बैठाया और पलक झपकते ही उसे दुर्ग के समीप पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही लोमड़ी चली गई। राजकुमार सावधानी से किले में प्रविष्ट हुआ। उसने देखा कि सारे नौकर गहरी निद्रा में थे। थोड़ी देर में वह घुड़साल तक पहुंच गया और देखा कि वहां वास्तव में एक अत्यंत आकर्षक स्वर्णिम घोड़ा खड़ा था। ऐसा सुंदर अश्व उसने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था। राजकुमार ने घोड़े को खोल लिया और बाहर जाने लगा। तभी उसकी दृष्टि स्वर्ण काठी पर पड़ी जो अत्यंत मनमोहक थी। हीरे माणिक्यों से जड़ी हुई एक और पुरानी और जर्जर चमड़े की काठी भी रखी थी। राजकुमार सोचने लगा, इतने सुंदर घोड़े पर यह पुरानी काठी शोभायमान नहीं होगी। उसने लोमड़ी की चेतावनी भुला दी और सोने की काठी उठाकर घोड़े पर कसने लगा। जैसे ही उसने काठी लगाई, घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगा। शोर सुनकर किले के सारे नौकर जाग गए और दौड़े हुए आए तथा उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार एक और बड़ी विपत्ति में पड़ चुका था। सैनिकों ने उसके हाथ बांध दिए और उसे किले के राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया। तभी लोमड़ी पुनः प्रकट हुई और स्नेहपूर्वक बोली, हे प्रिय राजकुमार, मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। इतना कहते ही उसने राजकुमार को अपनी दुम पर बैठाया और पलक झपकते ही उड़ती हुई सोने के महल के समीप पहुंच गई। महल के पास पहुंचकर राजकुमार एक वृक्ष की ओट में छिपकर बैठ गया। शाम के समय जब राजकुमारी स्नान करने के लिए महल से बाहर आई, राजकुमार ने साहस जुटाकर आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमार के स्पर्श से राजकुमारी उसके साथ चलने को तत्पर हो गई और बोली, हे राजकुमार, तुम जहां भी ले जाओगे मैं चलने को तैयार हूं, परंतु मुझे क्षण भर के लिए अपने माता पिता से भेंट करने की अनुमति दो। राजकुमार को लोमड़ी की चेतावनी स्मरण आई और उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। यह सुनकर राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी का विलाप राजकुमार के लिए असहनीय था। उसका हृदय द्रवित हो उठा और उसने अनुमति दे दी। ठीक है, शीघ्र ही लौट आना। राजकुमारी ने जैसे ही महल में कदम रखा, प्रहरी सतर्क हो गए और उन्होंने राजकुमार को बंदी बना लिया। अब पछतावा करना व्यर्थ था। राजकुमार को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, इस युवक को तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार करुणापूर्ण स्वर में गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने कुछ क्षण विचार करने के पश्चात कहा, मैं अपना आदेश वापस नहीं ले सकता, परंतु यदि तुम मेरा एक कार्य संपन्न कर दो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, राजन, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। राजा बोला, इस दुर्ग के सम्मुख एक विशाल पर्वत है जो इसकी शोभा को नष्ट कर रहा है। यदि तुम 8 दिनों में इसे समतल कर सको तो मैं न केवल तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, अपितु तुम्हारा विवाह राजकुमारी से भी कर दूंगा। राजकुमार दुर्ग से बाहर आकर उस विशाल पर्वत को निहारने लगा। उसके हाथ में केवल एक छोटी कुदाल थी। वह चिंतित हो उठा, इतना कठिन कार्य कैसे संभव होगा? परंतु जीवन रक्षा के लिए उसने खोदना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए, किंतु वह पर्वत का एक छोटा सा भाग ही खोद पाया था। अंत में राजकुमार थक हार कर बैठ गया। अचानक उसे अपने पैरों के निकट हलचल महसूस हुई। उसने दृष्टि उठाकर देखा कि वहीं लोमड़ी वहां खड़ी थी, मुस्कुराते हुए कह रही थी, राजकुमार, इस बार मैंने सहायता न करने का निश्चय किया था, पर 7 दिनों से तुम्हें निरंतर परिश्रम करता देखकर मेरा मन द्रवित हो गया। जाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। अगले दिन जब राजकुमार ने आंखें खोलीं तो आश्चर्यचकित रह गया। पर्वत का कोई चिन्ह शेष नहीं था और दुर्ग अब अत्यंत भव्य प्रतीत हो रहा था। वह शीघ्रता से राजा के सम्मुख गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने वचन के अनुसार राजकुमार का विवाह राजकुमारी से करा दिया। विवाह के पश्चात राजकुमार अपनी राजकुमारी के साथ वापस लौटने लगा। मार्ग में उसे वहीं लोमड़ी मिली। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो राजकुमार, अब तुम राजकुमारी के अधिकारी बने हो, किंतु याद रखो, स्वर्णिम पक्षी और सोने का घोड़ा भी तुम्हारे ही योग्य हैं। यह सुनकर राजकुमार आश्चर्य से पूछ बैठा, लेकिन उन्हें हासिल करना अब कैसे संभव होगा?
मैं तो इस राजकुमारी को उस राजा के पास लेकर जा रहा हूं जिसने मेरी जान बचाई थी। लोमड़ी गंभीरता से बोली, यह मत भूलो कि अब यह राजकुमारी तुम्हारी ही। तुम उसे लेकर उस राजा के पास जाओ। जब वह राजकुमारी को देखकर प्रसन्न हो तब वह तुम्हें स्वर्णिम घोड़ा सौंपेगा। परंतु विदा लेते समय राजकुमारी से विदा मांगना और जैसे ही वह तुम्हारे निकट आए उसे तुरंत पकड़कर घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल जाना। राजकुमार ने वैसा ही किया। राजा ने राजकुमारी को देखकर खुशी खुशी उसे घोड़ा प्रदान किया। राजकुमार ने तुरंत घोड़े पर सवार होकर अवसर पाकर राजकुमारी को साथ लिया और तेजी से निकल भागा। मार्ग में उसे पुनः वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, अब मैं तुम्हें आगे का उपाय बताती हूं। तुम स्वर्ण पक्षी वाले राजा के पास जाओ और उससे कहो कि तुम यह सुंदर राजकुमारी लेकर आए हो। राजकुमारी को देखकर वह अति प्रसन्न होकर तुम्हें स्वर्ण पक्षी का पिंजरा सौंप देगा। जैसे ही पिंजरा तुम्हारे हाथ में आए तुरंत घोड़े को तीव्र गति से दौड़ाते हुए वहां से निकल जाना। इस प्रकार कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं सकेगा। राजकुमार ने पुनः लोमड़ी के निर्देश का पालन किया और योजना सफल हुई। उसने तुरंत घोड़े को तीव्र गति से दौड़ा दिया और उस स्थान से ओझल हो गया। मार्ग में पुनः वही लोमड़ी उसे दिखाई दी। राजकुमार ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। तुम्हारी कृपा से मुझे सोने की चिड़िया, स्वर्णिम अश्व और यह सुंदर राजकुमारी प्राप्त हुई है। अब मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? लोमड़ी ने उदासी भरे स्वर में कहा, यदि तुम सच में मेरा उपकार करना चाहते हो तो अपने धनुष से तीर चलाकर मुझे मार दो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। यह सुनकर राजकुमार हैरान रह गया और बोला, यह कैसे संभव है? तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें कदापि नहीं मार सकता। लोमड़ी उदास होकर बोली, ठीक है, यदि तुम मेरी बात नहीं मानते तो ध्यान से मेरी दो बातें सुन लो। पहली, कभी किसी कुएं की मुंडेर पर मत बैठना। दूसरी, कभी ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्चना जिन्हें मृत्यु दंड दिया जाना हो। राजकुमार आश्चर्य से बोला, तुम विचित्र बातें कहती हो। मैं भला कुएं की मुंडेर पर क्यों बैठूंगा और जिन व्यक्तियों को मृत्यु दंड मिलना है उन पर धन क्यों व्यर्थ करूंगा? यह सुन लोमड़ी बिना कुछ बोले चली गई। राजकुमार राजकुमारी स्वर्णिम पक्षी और सोने के अश्व के साथ आगे बढ़ा। कुछ ही देर में वह एक छोटे से ग्राम में पहुंचा। गांव के निवासी विशेषकर बच्चे उन्हें देखने बाहर आए। स्वर्णिम घोड़े पर सवार राजकुमारी को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। इसी बीच राजकुमार ने देखा कि गांव वाले दो व्यक्तियों को मृत्यु दंड देने की तैयारी कर रहे थे। पास जाकर उसने देखा कि वे दोनों उसके बड़े भाई ही थे। वे उस चमकदार सराय में रहकर अपने कर्तव्य भूल गए थे। अत्यधिक जुआ खेलकर वे भारी कर्ज में डूब चुके थे। इसी अपराध में गांव के लोग उन्हें दंडित करने जा रहे थे। छोटे राजकुमार ने भावुक होकर अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए गांव वालों को पर्याप्त धन दिया और भाइयों को छुड़ाकर अपने साथ चल दिया। लौटते हुए मार्ग में एक जंगल के पास पहुंचने पर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा, चलो थोड़ी देर यहां विश्राम कर ठंडा जल ग्रहण करें। राजकुमारी ने उसका अनुरोध मान लिया। राजकुमार कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। वह लोमड़ी की दी गई चेतावनी भूल चुका था। अवसर देखकर उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे कुएं में धकेल दिया और सोचा कि अब वे ही पिता के प्रिय होंगे और छोटे भाई का सारा सम्मान, धन तथा राजकुमारी भी उनके अधिकार में हो जाएगी। वे दोनों भाई राजकुमारी, स्वर्ण पक्षी और स्वर्ण घोड़ा लेकर तुरंत राज्य में लौट गए और राजा से बोले, देखिए, हमने ही यह सोने की चिड़िया पकड़ ली है। यही हमारे बाग से सेब चोरी करती थी। यह स्वर्ण घोड़ा और सुंदरी राजकुमारी भी हम ही लेकर आए हैं। इधर कुएं में गिरा राजकुमार बेहद निराश होकर बैठ गया और उसे लोमड़ी की चेतावनी याद आने लगी। वह अपनी भूल पर पश्चाताप कर ही रहा था कि अचानक उसने अपने समीप कोई हलचल महसूस की। उसने ऊपर देखा तो वहीं लोमड़ी मुस्कुरा रही थी। लोमड़ी बोली, इस बार मैं तुम्हें सहायता न करने का प्रण कर चुकी थी, किंतु तुम्हारी दुर्दशा देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैं तुम्हें एक अंतिम बार सहायता करूंगी। जाओ, तुम्हारा कार्य मैं पूरा करूंगी। लोमड़ी की सहायता से राजकुमार कुएं से बाहर आया और अपने राज्य की ओर चल दिया।
महल में पहुंचकर राजकुमार ने अपने भाइयों की सारी सच्चाई राजा के सामने रखी। राजा ने दोनों भाइयों को दंड दिया और छोटे राजकुमार के साथ राजकुमारी का पुनः विधिपूर्वक विवाह कराया। इस प्रकार राजकुमार ने अंततः अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य तथा लोमड़ी की सलाह का अनुसरण करते हुए राजकुमारी, स्वर्ण घोड़ा तथा स्वर्ण चिड़िया प्राप्त की और सुखपूर्वक रहने लगा। परंतु राजकुमारी अत्यंत व्यथित थी। उसने भोजन और जल ग्रहण करना छोड़ दिया। सोने के अश्व ने भी घास खाना त्याग दिया और सोने की पक्षी ने भी अन्न जल स्वीकार करना बंद कर दिया। राजा ने अनेक प्रयत्न किए, किंतु न तो राजकुमारी प्रसन्न हुई, न ही घोड़े ने कुछ खाया और न ही पक्षी ने कुछ ग्रहण किया। उधर कुएं में गिरा छोटा राजकुमार अत्यंत दयनीय स्थिति में था। कुआं गहरा था, किंतु उसमें जल अत्यल्प था। राजकुमार को लोमड़ी की दी हुई शिक्षा याद आई और वह पछताने लगा। उसने सोचा, यदि मैंने उसकी बात सुनी होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। जैसे ही उसने मन ही मन लोमड़ी का स्मरण किया, वह तुरंत कुएं के समीप उपस्थित हो गई और कहने लगी, देखा राजकुमार, मैंने तुम्हें पूर्व में चेतावनी दी थी कि कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे व्यक्तियों की सहायता मत करना जिन्हें मृत्युदंड दिया जाने वाला हो, परंतु तुमने मेरी चेतावनी की उपेक्षा की। अब मैं अंतिम बार तुम्हारी सहायता कर रही हूं। ऐसा कहते हुए लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में डाल दी। उसकी पूंछ इतनी लंबी हो गई कि वह कुएं के तल तक पहुंच गई। राजकुमार पूंछ पकड़कर बाहर आ गया। लोमड़ी ने कहा, अब तुम शीघ्र अपने राजमहल जाओ, किंतु सावधान रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारे प्राण के शत्रु हैं। वे तुम्हें अवश्य ही मारने का प्रयास करेंगे। कौवा कहता है, हे मित्र। वह राजकुमार अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही उसकी भेंट एक भिखारी से हुई। उसकी दयालु दृष्टि देखकर वह करुणा से भर उठा। उसने अपने सुंदर वस्त्र उस भिखारी को दान कर दिए और स्वयं फटे पुराने वस्त्र पहन लिए। इस प्रकार छद्म वेश धारण कर वह अपने किले पहुंचा। जैसे ही उसके चरणों ने उस पवित्र महल की दहलीज का स्पर्श किया, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सोने का अश्व प्रसन्न होकर नृत्य करने लगा और उसने घास खाना आरंभ कर दिया। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में उल्लास से चहचहाने लगी और मधुर गीत गाने लगी। इस दृश्य को देखकर राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसका हृदय भी आनंदित हो उठा। राजा को यह रहस्य समझ नहीं आया। तब राजा ने राजकुमारी से पूछा, हे पुत्री, इस प्रसन्नता का क्या कारण है? राजकुमारी बोली, महाराज, मैंने पूर्व में ही आपको सारा सत्य बताया था। आपके बड़े और मंझले पुत्रों ने छोटे राजकुमार के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने केवल उन्हीं को नहीं, बल्कि आपको भी धोखा दिया है। अब आपका प्रिय छोटा राजकुमार वापस लौट आया है। यही कारण है कि मेरा मन आनंद से भर गया है। महाराज, मैं उसी के साथ विवाह के सूत्र में बंधी हूं और उसी के साथ प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती हूं। ऐसा कहते हुए उसने मैले कुचैले कपड़े पहने उस व्यक्ति की ओर संकेत किया और कहा, हे महाराज, देखिए, आपका प्रिय छोटा राजकुमार आपके समक्ष खड़ा है। कौवा कहता है, हे मित्र। राजा ने जैसे ही अपने छोटे राजकुमार को देखा, उसने तुरंत उसे पहचान लिया। उसके हृदय में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा। उसने सोचा, मेरा यह पुत्र मूर्ख नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी है। अब राजा अपने छोटे पुत्र को अत्यंत समझदार और वीर मानने लगा तथा उसके प्रति अगाध प्रेम उमड़ आया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अपने बड़े और मझले पुत्रों को दंडित करना आवश्यक है। राजा क्रोधित होकर बोला, मेरे बड़े और मझले पुत्रों ने केवल अपने छोटे भाई के साथ नहीं, बल्कि स्वयं मेरे साथ भी छल किया है। ऐसे विश्वासघातियों को दंड मिलना ही चाहिए। अतः राजा ने दोनों बड़े पुत्रों को राज्य से सदैव के लिए निर्वासित कर दिया। फिर राजा कहने लगा, जो भाई अपने ही भाई के साथ धोखा करता है, उसके धन और पत्नी पर अधिकार जमाता है, उसे अंत में घर से निष्कासित ही होना पड़ता है। यही नियति का विधान है। कौवा कहता है, हे मित्र, जब राजा ने अपने दोनों बड़े पुत्रों को राज्य से निकाल दिया, तब महल में उल्लास की लहर दौड़ गई। छोटे राजकुमार और राजकुमारी के विवाह का शुभ मुहूर्त निर्धारित हुआ। पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। परंतु राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था,
जिसने संकट के समय उसकी सहायता की थी। एक दिन वह अपने दायित्वों से समय निकालकर जंगल में उसे खोजने निकला। बहुत भटकने के बाद उसने एक वृक्ष के खोखले में एक दुर्बल और उदास लोमड़ी को बैठे देखा। राजकुमार को देखकर लोमड़ी की आंखों में पहचान की चमक आ गई। वह बोली, आओ राजकुमार, आज अचानक यहां कैसे आना हुआ? राजकुमार ने मृदु स्वर में कहा, मैं तुम्हें खोजने आया हूं। अब तुम मेरे साथ चलो। मेरे महल में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। जंगल में तो तुम्हें भोजन, जल और हिंसक जानवरों का भय रहता होगा। परंतु लोमड़ी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, नहीं राजकुमार, मैं यहीं ठीक हूं। अब तुम्हें मेरे दुखों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य सफल हो चुका है। तुम्हें अब अपने महल में राजकुमारी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। कौवा कहता है, हे मित्र। यह सुनकर राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरे लिए जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा उपकार मेरे लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी भी तुमसे मिलकर अत्यंत आनंदित होगी। तब लोमड़ी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम सचमुच मुझे कुछ प्रदान करना चाहते हो तो मेरा एक कार्य कर दो। पूर्व में भी मैंने तुमसे यही अनुरोध किया था। मुझे बाण मारकर मुक्त कर दो, यही मेरा मोक्ष होगा। राजकुमार आश्चर्यचकित होकर बोला, यह तुम क्या कह रही हो? लोमड़ी ने उत्तर दिया, सुनो राजकुमार, मैं कोई साधारण लोमड़ी नहीं हूं। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे मंत्र के द्वारा श्रापित कर दिया था। इसी अभिशाप के कारण मुझे विवश होकर लोमड़ी का रूप धारण करना पड़ा। वास्तव में मैं इसी राज्य का राजकुमार हूं और वह राजकुमारी जिसका तुमसे विवाह हुआ है मेरी छोटी बहन है। यदि तुम मुझ पर बाण चलाओगे तो मैं इस श्राप से मुक्त होकर पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आऊंगा। राजकुमार यह सुनकर स्तब्ध रह गया, किंतु सत्य जानकर उसने तत्काल ही अपना धनुष उठाया और लोमड़ी की ओर बाण छोड़ दिया। तीर लगते ही लोमड़ी वहीं गिर पड़ी और उसके स्थान पर एक तेजस्वी एवं रूपवान राजकुमार प्रकट हुआ। फिर दोनों राजकुमार प्रेम पूर्वक एक दूसरे से गले मिले। अपने भाई को देखकर राजकुमारी अत्यधिक प्रसन्न हुई। कौवा कहता है, हे प्रिय, तुम्हारा प्रथम प्रश्न था कि भाई अपने भाई का शत्रु क्यों बन जाता है, तो जान लो कि धन के लोभ में फंसकर व्यक्ति अपने ही भाई जैसे पवित्र संबंध को विस्मृत कर देता है और लालच के कारण उसका अनिष्ट कर बैठता है। किंतु जो भाई ऐसा आचरण करता है उसका अंत सदैव दुखद ही होता है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि भाई का अधिकार छीनने वाले को क्या दंड मिलता है, तो देखो, जो भाई अपने ही भाई की संपत्ति, पत्नी अथवा अधिकार पर कब्जा जमाता है उसे अंततः घर से निष्कासित होना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे राजा ने अपने दोनों बड़े पुत्रों को अपने राज्य से सदैव के लिए निर्वासित कर दिया था। अतः भाई भाई के पावन रिश्ते को कभी कलंकित नहीं करना चाहिए। जहां भाइयों के मध्य प्रेम होता है वहां परिवार स्वर्ग समान बन जाता है। फिर कौवा कहता है, हे स्वामी, यह कथा सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर उठा है। सत्य यही है कि एक भाई को सदैव अपने अन्य भाई की सहायता करनी चाहिए, न कि छल कपट एवं ईर्ष्या से उसे बर्बाद करना चाहिए। भावना अपने पुराने एवं जर्जर थैले में विद्यालय की पुस्तकें रखकर नगर के मुख्य चौराहे से गुजर रही थी। उसके कानों में बच्चों के खिलखिलाने और फल विक्रेताओं के ग्राहकों को बुलाने की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसकी दृष्टि एक बेंच पर बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी जो सिर झुकाए कुछ बुदबुदा रहे थे, जैसे इस संसार से पृथक किसी अन्य जगत में डूबे हों, शहर के कोलाहल से पूर्णतः अलग, जैसे इस जीवन से उनका कोई संबंध ही न हो। भावना धीरे धीरे उनके समीप गई। उसने देखा कि वे अपने कांपते हुए हाथों में एक पुराना पीला एवं फटा हुआ कागज मजबूती से पकड़े हुए थे, जो किसी नक्शे की भांति प्रतीत हो रहा था। उनकी धीमी बुदबुदाहट किसी विशेष स्थान की ओर संकेत कर रही थी, परंतु शब्द अस्पष्ट थे। उनके स्वर में गहरी पीड़ा झलक रही थी, मानो मन पर कोई भारी बोझ रखा हो। भावना, जो स्वभाव से दयालु एवं करुणामयी थी, उनकी यह दशा देखकर व्याकुल हो गई। उसने कोमल स्वर में पूछा, बाबा, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? वृद्ध ने धीरे धीरे सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखें गहरी उदासी से भरी थीं, परंतु उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा, केवल धीमे से सिर हिला दिया।
मानो सहायता मांगना भी उनके लिए कठिन परीक्षा हो। लेकिन भावना ने उनकी आंखों में कुछ और देखा, आशा और विवशता का एक विचित्र सम्मिश्रण, जिसने उसके अंतर्मन को झकझोर दिया। आसपास के लोग उन्हें एक नजर देखकर आगे बढ़ जाते, कुछ फुसफुसाते, परंतु भावना वहीं ठहरी रही। उसने स्वयं से प्रश्न किया, यह वृद्ध कौन है और किस कारण इतने व्याकुल हैं? जब उसने ध्यानपूर्वक देखा तो पाया कि वे नंगे पांव थे। उनके पांव धूल एवं घावों से भरे थे। वस्त्र इतने पुराने एवं जर्जर थे कि ऐसा प्रतीत होता था मानो वर्षों से इन्हें बदला न गया हो। उनके चारों ओर मिट्टी एवं पसीने की गंध थी, परंतु यह सब भावना को उनसे दूर नहीं कर सका, बल्कि इसके विपरीत उसके हृदय में एक अद्भुत भावना जागृत हो गई। एक आत्मीयता, एक गहरी संवेदना, मानो यह मात्र एक संयोग न होकर उसका कोई उत्तरदायित्व हो कि वह उनकी सहायता करे, भले ही उसे यह ज्ञान न हो कि किस प्रकार। उसने धीरे से पूछा, बाबा, आप किस महत्वपूर्ण स्थान की तलाश में हैं? बुजुर्ग कुछ क्षण मौन रहे, फिर अपने कांपते हाथों से वह पुराना नक्शा पकड़ते हुए बोले, एक ऐसी जगह जहां मुझे अवश्य पहुंचना है। मेरा कुछ मूल्यवान खो गया है। उनकी आवाज इतनी मंद थी कि वह केवल एक दर्द भरी फुसफुसाहट बनकर रह गई, जिसने भावना के मन को गहराई तक प्रभावित कर दिया। वह उनके समीप बैठ गई और ध्यानपूर्वक उस कागज को देखने लगी। वह नक्शा न केवल अत्यंत प्राचीन था, बल्कि उस पर कुछ रहस्यमय चिन्ह और प्रतीक बने हुए थे जिन्हें भावना समझ नहीं पा रही थी। कागज इतना जर्जर था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो स्पर्श करते ही बिखर जाएगा। शायद मैं इस नक्शे को समझने में आपकी सहायता कर सकूं, भावना ने सुझाव दिया। किंतु बुजुर्ग थोड़ा पीछे हट गए, मानो यह कोई ऐसा रहस्य हो जिसे साझा करने के लिए वे तैयार न हो। निकट खड़े फल विक्रेता ने यह सब देखकर संदेहपूर्ण स्वर में कहा, बच्ची, यह वृद्ध हर कुछ दिनों बाद यहां आता है और यही कहानी दोहराता रहता है। अपना समय व्यर्थ मत करो। यह कभी स्पष्ट नहीं बताता कि इसे वास्तव में क्या चाहिए। भावना ने यह सुनकर क्षण भर सोचा, फिर दुकानदार को विनम्रता से धन्यवाद देते हुए पुनः वृद्ध की ओर ध्यान दिया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी इस वृद्ध के विषय में कोई जल्दबाजी में धारणा नहीं बनाएगी। क्या आप मार्ग भूल गए हैं? उसने पुनः पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, मैं वर्षों से भटक रहा हूं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बिना उसकी ओर देखे। अब भावना को स्पष्ट होने लगा कि समस्या केवल दिशा भूलने की नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे किसी स्मृति या पछतावे में उलझे हुए हों। धीरे धीरे सूरज अस्त होने लगा, चौक खाली होने लगा, परंतु भावना ने अनुभव किया कि वह इस वृद्ध को इस स्थिति में छोड़कर नहीं जा सकती। उसने कोमल स्वर में पूछा, क्या आपके पास रात्रि बिताने का कोई स्थान है? क्या आपको भूख लगी है? बुजुर्ग ने कुछ क्षण झिझकने के बाद सिर नीचे झुका दिया। उनके चेहरे पर संकोच था, पर उनकी थकी आंखें आसपास के भोजनालयों की ओर देखकर उनकी भूख स्पष्ट कर रही थीं। भावना कुछ क्षण चिंतन में पड़ गई। वह क्या कर सकती थी? उसका घर समीप ही था, परंतु उसे झांक था कि उसकी मां किसी अजनबी को घर लाने के पक्ष में नहीं होंगी। फिर भी इस वृद्ध को ऐसे छोड़ देने का विचार उसे व्यथित कर रहा था। यदि वे रात यहीं बिताएंगे तो उनका क्या होगा? और यह नक्शा, इसका रहस्य क्या था? ये प्रश्न उसे विचलित कर रहे थे, पर उसका उत्तर उसके पास नहीं था। तभी वृद्ध ने मौन तोड़ा। मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए, इससे पूर्व की देर हो जाए। नक्शे को और कसकर पकड़ते हुए उन्होंने कहा। उनके स्वर में एक विचित्र प्रकार की बेचैनी थी। भावना को तत्काल यह अनुभूति हुई कि मामला सिर्फ सहायता का नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के मध्य संघर्ष का था, भले ही वह इसका कारण पूर्णतः समझ न पा रही हो। वृद्ध ने फिर स्वयं से कहा, मैंने वचन दिया था कि मैं अवश्य लौटूंगा। उनकी आंखों से एक आंसू छलक कर उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर बह चला। भावना वृद्ध की पीड़ा के साथ गहराई से जुड़ने लगी। जैसे जैसे सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, भावना को यह आभास होने लगा कि यह मिलन केवल एक संयोग नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वह वृद्ध के समीप बैठी रही, इस सोच में कि वह उनकी सहायता कैसे कर सकती है।
उसने जितने प्रश्न किए उतना ही यह स्पष्ट होता गया कि वृद्ध किसी ऐसी पीड़ा से गुजर रहे हैं जिसे अनदेखा करना असंभव था। मुझे वहां पहुंचना ही होगा, इससे पहले कि देर हो जाए, वृद्ध ने नक्शे को और कसकर पकड़ते हुए पुनः कहा। उनके स्वर में जैसे एक विचित्र व्यग्रता थी और भावना को यह एहसास हुआ कि यह केवल मदद का मामला नहीं था, यह उनके लिए जीवन मृत्यु का विषय था। भावना सोचने लगी कि वह क्या कर सकती है। उसके पास पर्याप्त धन नहीं था, जो कुछ भी था वह विद्यालय की जरूरतों के लिए था, बस थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए पर्याप्त था। सोचते सोचते अचानक उसे अपनी साइकिल का स्मरण हुआ। यह साइकिल उसे उसकी मां ने दी थी। शायद यही वह जरिया था जिससे वह इस वृद्ध व्यक्ति की मदद कर सकती थी। जन्मदिन का उपहार था जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से खरीदा था। यह केवल एक वाहन नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता और आनंदपूर्ण पलों का प्रतीक थी। जब भी वह इस पर सवार होकर शहर की सड़कों पर घूमती, उसे एक दिव्य शांति का अनुभव होता। लेकिन अब उस साइकिल को छोड़ने का विचार ही उसके गले में अटक रहा था। फिर भी जब उसने उस वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा जो अपने नक्शे को सीने से लगाए ऐसे खड़े थे मानो वही उनकी अंतिम उम्मीद हो, तो वह अपनी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पाई। क्या मेरी साइकिल से ज्यादा यह महत्वपूर्ण नहीं है? उसने खुद से सवाल किया। उसकी आंखें नम हो गईं। यह फैसला आसान नहीं था, फिर भी वह जानती थी कि उसे क्या करना है। भारी मन से उसने बुजुर्ग को पास ही के एक वृक्ष की छाया में बैठाया और उनसे कहा कि वह जल्द लौटेगी। इसके बाद वह तेज कदमों से उस साइकिल की दुकान की ओर गई जहां एक परिचित दुकानदार पुरानी वस्तुओं की खरीद फरोख्त करता था। तुम अपनी साइकिल बेच रही हो? दुकानदार ने आश्चर्य से पूछा। भावना क्षण भर के लिए झिंझकी। उसकी आंखों में बीते हुए सुखद पलों की स्मृतियां झलकने लगीं। फिर उसने धीमे से सिर हिलाया। मैं किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए ऐसा कर रही हूं, उसने जमीन की ओर देखते हुए उत्तर दिया। दुकानदार ने साइकिल का निरीक्षण किया और बहुत छोटी रकम की पेशकश की। राशि अधिक नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी जिससे उस बुजुर्ग के लिए बस का टिकट और शायद भोजन का इंतजाम हो सकता था। भावना ने अपने मन को समझाया और श्रद्धा के साथ वह राशि स्वीकार कर ली। जब उसने साइकिल सौंप दी तो उसे लगा जैसे उसने अपने ही किसी हिस्से को खो दिया हो। यह कठिन था, लेकिन उसने खुद को यह कहकर सांत्वना दी कि यही सही है। राशि लेकर वह जल्दी से चौक की ओर भागी, जहां बुजुर्ग अधीर होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वे पहले से भी ज्यादा थके और कमजोर दिखाई दे रहे थे। जब भावना ने उनके सामने वह पैसे बढ़ाए तो वे हैरानी से उसे देखने लगे। तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। भावना ने मुस्कुराने का प्रयास किया, लेकिन अपनी भावनाओं को पूरी तरह छिपा नहीं पाई। क्योंकि आपको इसकी मुझसे अधिक जरूरत है, उसने विनम्रता से जवाब दिया। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से वह धन स्वीकार किया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। कुछ देर तक वे भावना को देखते रहे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि इतनी कम उम्र की लड़की इतना बड़ा त्याग कैसे कर सकती है। तुम बहुत उदार हो बेटी, उन्होंने भावुक होकर कहा। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, यह मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिन तुम खुद समझ जाओगी। फिर भी उनकी आभार से भरी आंखों में एक उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास साधन तो था, लेकिन यात्रा अभी बाकी थी। उनका नक्शा अभी भी उनका एकमात्र सहारा था और उनकी मंजिल अब भी उतनी ही दूर महसूस हो रही थी। भावना ने उन्हें प्रेरित करने की कोशिश की। अब आप अपने नक्शे वाली जगह पर जा सकते हैं, है ना? उसने हल्के अंदाज में पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में शांति का अभाव था। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह यात्रा केवल भौतिक ही नहीं, भावनात्मक भी थी। भावना के मन में भी संदेह उठने लगा। क्या उसकी सहायता पर्याप्त थी? जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, बुजुर्ग ने उसे रोक लिया। अपनी जेब से उन्होंने एक छोटा सा कागज निकाला, जिस पर वही चिन्ह बना था जो नक्शे पर था। इसे अपने पास रखो, उन्होंने धीरे से कहा, उस कागज को भावना के हाथों में देते हुए। शायद यह तुम्हारे काम आ सके। उत्सुकतावश उसने उस कागज को देखा, लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं पाई। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती,
बुजुर्ग धीरे धीरे नक्शा और पैसे लेकर आगे बढ़ गए। भावना तब तक उन्हें देखती रही जब तक वे शहर की गलियों में ओझल नहीं हो गए। उसके अंदर यह भावना प्रबल होने लगी कि यह मुलाकात यहीं खत्म नहीं हुई थी, लेकिन फिलहाल उसने जो किया वही उसकी शांति का कारण था। साइकिल खो देने से जो खालीपन पैदा हुआ था वह अब उसके हृदय पर भारी महसूस होने लगा। उसने सोचा, अब उसकी दिनचर्या कैसी होगी जब उसे हर दिन पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन इस त्याग पर उसे कोई पछतावा नहीं था। बुजुर्ग की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे विश्वास दिलाया कि उसने सही निर्णय लिया है। उसने फिर उस छोटे कागज को देखा जिसमें वही गोल चिन्ह बना था जो पुराने नक्शे में था। यह विचित्र था, लेकिन भावना को ऐसा लगा कि यह कागज किसी बड़े रहस्य का हिस्सा था। प्रश्नों की लहरें उसके मन में फिर से उठने लगीं, लेकिन उनके साथ एक अज्ञात उम्मीद भी थी। यह वृद्ध आखिर किस चीज की तलाश में थे और मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा भी इससे संबंध है। अगली सुबह भावना किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रही थी। वृद्ध व्यक्ति से हुई मुलाकात और अपनी साइकिल बेचने का फैसला लगातार उसके दिलो दिमाग में घूम रहा था। अशांत मन से उसने सोचा, क्यों ना उस चौक की ओर चलूं जहां मैंने उन्हें छोड़ा था। चौक अब धीरे धीरे दुकानदारों और आने जाने वालों से पुनः भरने लगा था, लेकिन जिस बेंच पर वह वृद्ध बैठे थे वह अब खाली थी। भावना ने चारों ओर नजरें घुमाईं, उनकी एक झलक पाने का प्रयत्न किया, किंतु वे कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या वे अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं? उसने खुद से सवाल किया, पर उनकी अनुपस्थिति से उसे संतोष नहीं मिला। इसके विपरीत उसके भीतर एक अज्ञात बेचैनी बढ़ने लगी। वह जानना चाहती थी कि उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की या नहीं, किंतु आसपास कहीं भी उसे उत्तर नहीं मिला। सच्चाई का पता लगाने के दृढ़ संकल्प से उसने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ करनी शुरू की। पास ही के फल विक्रेता ने कंधे उचकाते हुए कहा, चौक खाली होते ही वे अचानक गायब हो गए। मुझे पता नहीं वे कहां गए। अन्य दुकानदार जो अपनी दुकानों को व्यवस्थित करने में व्यस्त थे, उन्होंने भी सिर हिला दिया। शायद वे अपनी यात्रा पर निकल गए होंगे, किसी ने सुझाव दिया। इन जवाबों के बावजूद भावना को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसके अंतर्मन की गहराइयों से कोई आवाज उसे बार बार बता रही थी कि वह वृद्ध ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना कोई संकेत छोड़े चला जाए। वह व्यक्ति एक साथ निर्बल और दृढ़ लग रहा था, जैसे उसकी यात्रा केवल धन से अधिक किसी चीज की मांग करती थी। फिर उन्होंने विदा क्यों नहीं ली, या कम से कम कोई संदेश क्यों नहीं छोड़ा? जैसे ही भावना ने उम्मीद छोड़ने का मन बनाया, उसकी नजर किसी असामान्य वस्तु पर पड़ी। उसी बेंच पर जहां वह वृद्ध बैठे थे, एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था। यह वही नक्शा था जिसे उन्होंने कल पकड़ा हुआ था। नक्शे के प्रतीक और रहस्यमय चिन्ह उसकी यादों में अंकित हो चुके थे। भावना ने उस कागज को धीरे से उठाया, जैसे कोई अत्यंत मूल्यवान वस्तु हो। उसे छूते ही उसे ऐसा लगा जैसे इसे जानबूझकर वहीं छोड़ा गया था। बेंच पर बैठकर उसने सावधानी से नक्शे को फिर खोला और ध्यान से देखा। इसके पुराने प्रतीक और गोलाकार चिन्ह अब उसे किसी पहेली की तरह लग रहे थे, जो मानो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हो। जो पहले उसे एक विचित्र वस्तु लग रही थी, अब वह किसी संदेश की तरह प्रतीत होने लगी। आखिर उन्होंने इतना महत्वपूर्ण नक्शा यहां क्यों छोड़ा? इसे त्यागने का क्या कारण हो सकता है? अब भावना का मन पहले से भी अधिक व्याकुल था, जैसे उसे किसी दिव्य संकेत की ओर बुलाया जा रहा हो। नक्शे को ध्यानपूर्वक देखते हुए उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक साधारण कागज नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश था। जिस गोलाकार चिन्ह को वह पहले एक सामान्य प्रतीक समझ रही थी, अब उसे वह किसी गहरे सत्य की ओर संकेत करता हुआ महसूस हो रहा था। यह मानो कोई संकेत था जिसे किसी दिव्य शक्ति ने विशेष रूप से उसके लिए चुना था। एक गुप्त रहस्य जो अब उसकी जिम्मेदारी बन चुका था। उसके मन में अब यह विचार उठने लगे कि क्या उसे स्वयं इस यात्रा पर निकलना चाहिए या नहीं। क्या वह वृद्ध सचमुच किसी यात्रा पर निकले थे, या फिर किसी शक्ति ने उन्हें रोक लिया था? क्या यह सब किसी अदृश्य इच्छा का परिणाम था? जितना वह सोचती गई, उतने ही गहरे प्रश्न उसे घेरने लगे। फिर भी कोई उत्तर पूरी तरह उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था।
नक्शे को और भी करीब से देखने पर उसे किनारों पर कुछ छोटे छोटे संकेत मिले जो किसी गुप्त लिपि में लिखे श्लोक जैसे लग रहे थे। क्या ये संकेत किसी दिव्य रहस्य की कुंजी थे? हर बार जब भी वह नक्शे को देखती, वह उसे और अधिक रहस्यमयी प्रतीत होने लगता, जैसे कोई दिव्य पहेली हो जो केवल धैर्य और श्रद्धा के माध्यम से सुलझाई जा सकती थी। उसके मन में एक हल्की निराशा भी उभरने लगी कि कहीं यह सब केवल एक भ्रम तो नहीं था। लेकिन भीतर से आती एक हल्की आवाज उसे निरंतर भरोसा दिला रही थी कि यह कोई साधारण खोज नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसे पूर्ण करना उसका कर्तव्य था। तभी चौक पर मिठाई बेचने वाली एक स्त्री ने उसे नक्शा पकड़े हुए देखा और बोली। वे वृद्ध कल इसी कागज की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि यही उनकी अंतिम उम्मीद है, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इन शब्दों ने भावना के इरादे को और मजबूत कर दिया। अब उसके लिए यह रहस्य सुलझाना अनिवार्य हो गया था। चौक की भीड़भाड़ के बीच भी वह नई ऊर्जा से भरकर खड़ी हो गई। यह मात्र कोई पुराना दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक दिव्य संदेश था जो उसे सौंपा गया था। उसके हृदय ने अब निर्णय कर लिया था कि वह इस मार्ग को अपनाएगी, चाहे रास्ते में उसे किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों न करना पड़े। घर लौटकर उसने नक्शे को मेज पर फैलाया और सावधानी पूर्वक उसकी आकृतियों को समझने लगी। यह कागज सिर्फ एक सामान्य दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह अतीत के रहस्यों से जुड़ा एक पवित्र ग्रंथ प्रतीत हो रहा था। इसकी रेखाएं किसी स्पष्ट रास्ते की ओर संकेत नहीं कर रही थीं, बल्कि किसी साधु की कठिन तपस्या की तरह एक जटिल रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। फिर उसकी दृष्टि नक्शे के ऊपरी कोने में बने एक बड़े गोलाकार चिन्ह पर स्थिर हो गई। यह अन्य प्रतीकों से भिन्न और विशेष प्रतीत हो रहा था, मानो किसी महत्वपूर्ण स्थान की ओर संकेत करता हो। उसने अपनी आंखें बंद करके अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे इस रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वह समझ गई थी कि यह यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। यह एक खोज थी जो केवल सांसारिक संपदा के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए थी। नक्शे के रहस्यों को समझने के लिए उसने अपने पड़ोसियों से पूछताछ आरंभ कर दी, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसे एक पुरानी लोक कथा समझकर टाल दिया। यह जगह उतनी ही पुरानी है जितना यह शहर। तुम्हें इसमें इतनी रुचि क्यों है? एक महिला ने लापरवाही से कहा। यह जवाब भावना को रोक नहीं सके, बल्कि उसकी जिज्ञासा और तीव्र हो गई। अपनी खोज के दौरान वह चौक के कोने में एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पहुंची। दुकान में बिखरी हल्की हल्की धूल और वहां रखी पुरानी वस्तुएं किसी प्राचीन किताब की तरह लग रही थीं। दुकान के भीतर एक वृद्ध दुकानदार ने मुस्कुराकर उसे देखा और पूछा, बेटी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? भावना ने अपने बैग से नक्शा निकाला और उसे काउंटर पर रखकर पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इन प्रतीकों का क्या अर्थ है? उसकी आवाज आशा से भरी थी। दुकानदार ने अपने चश्मे को ठीक किया और ध्यानपूर्वक नक्शे को देखने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने नक्शे के बड़े गोल चिन्ह की ओर संकेत करते हुए कहा, इसके बारे में सुना है। यह एक गुमशुदा खजाने की कहानी से संबंधित है, लेकिन इसे मैंने वास्तविकता में कभी नहीं देखा। भावना ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। गुमशुदा खजाना? किस प्रकार की कहानी थी यह? दुकानदार हल्का सा मुस्कुराए, जैसे कोई पुराना रहस्य उनके होंठों तक आकर रुक गया हो। वे बोले, कहते हैं कि बहुत पहले एक व्यापारी ने अपनी विशाल दौलत कहीं छुपा दी थी और फिर वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। भावना की आंखों में हैरानी और रहस्य के मिश्रित भाव दिखाई देने लगे। क्या यह केवल एक लोक कथा थी या फिर किसी गहरे सत्य की झलक? अब वह इस खोज को टाल नहीं सकती थी। यह केवल एक सामान्य नक्शा नहीं था, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का संदेश था जो उसे अपने मार्ग की ओर खींच रहा था। वह जानती थी कि यह यात्रा केवल भौतिक संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि शायद आत्मिक जागृति के लिए भी थी, और इस यात्रा का हर कदम अब उसके भाग्य में दर्ज हो चुका था। दुकानदार ने आगे कहा, कोई नहीं जानता कि यह सच है या नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि व्यापारी ने इस दौलत को खोजने के लिए कुछ चिन्ह छोड़े थे। शायद तुम्हारा नक्शा उसी से संबंधित हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता।
इस वार्तालाप ने भावना के मन को और अधिक उलझा दिया। खोया हुआ खजाना उसने अपने मन में दोहराया, पर उस वृद्ध व्यक्ति ने तो कभी किसी संपदा का उल्लेख नहीं किया था। शायद उनकी यात्रा किसी भौतिक स्थान तक पहुंचने की नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी और गहरी किसी वस्तु की तलाश थी। भावना ने फिर से नक्शे को देखा, सोचते हुए कि क्या ये प्रतीक सच में किसी बहुमूल्य वस्तु की ओर इशारा कर रहे थे। यह विचार उसे रोमांचित भी कर रहा था और भयभीत भी, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न लगातार उठ रहा था। यदि यह नक्शा इतने महत्वपूर्ण रहस्य को प्रकट करता था, तो उन्होंने इसे मेरे पास क्यों छोड़ा? क्या उन्हें विश्वास था कि मैं इस कार्य को पूर्ण कर सकती हूं, या इसके पीछे कोई अन्य गहरा कारण था? दुकान से बाहर निकलने से पहले भावना ने दुकानदार से जंगल के विषय में पूछा, क्या आपको उस स्थान के बारे में कुछ जानकारी है? दुकानदार ने धीरे से सिर हिलाया। वह एक पुरानी जगह है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूं कि वहां क्या होगा। कुछ लोग वहां जाने से डरते हैं। उनका मानना है कि वह स्थान वीरान है, लेकिन मुझे हमेशा लगा है कि वहां कुछ तो ऐसा है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। दुकानदार के शब्दों ने भावना के मन में अनेक नए प्रश्न पैदा कर दिए। नक्शा मानो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसके सामने वृद्ध व्यक्ति का गंभीर और रहस्यमय चेहरा पुनः आ गया। उन्होंने कहा था, एक दिन तुम स्वयं समझ जाओगी। उनकी यह बात अब उसे किसी जटिल पहेली जैसी प्रतीत होने लगी, जिसका उत्तर उसे स्वयं खोजना था। भावना ने सावधानी से नक्शे को मोड़ा और अपने बैग में रख लिया। अब उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी हो चुकी थी। जंगल में कुछ था और उसे वहां जाना ही होगा। यह रहस्य उसे भीतर से बुला रहा था। अकेले जंगल जाने का विचार उसे डरा रहा था, परंतु वह समझ चुकी थी कि अब वह इस नक्शे की उपेक्षा नहीं कर सकती। यह केवल एक पुराना कागज नहीं था, बल्कि उसे उसके भविष्य की ओर ले जाने वाला कोई संकेत था। ऐसा सोचते हुए वह धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटने लगी। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि अगले दिन वह जंगल जाएगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उसका मन अनगिनत प्रश्नों और उम्मीदों से भर चुका था, लेकिन एक बात अब निश्चित थी, वह पीछे नहीं हट सकती थी। नक्शा, वह वृद्ध व्यक्ति और जंगल अब उसकी नियति का हिस्सा बन चुके थे। जो कुछ भी उसका इंतजार कर रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को सदैव के लिए बदल सकती थी। अगली सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ ही भावना जाग गई। उसने अपने बैग में नक्शा सावधानी से रखा और यात्रा प्रारंभ कर दी। जब वह जंगल के प्रवेश स्थल पर पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। एक वृद्ध महिला वहां ताजे फूलों से सजी एक छोटी सी मेज के पास बैठी हुई फूल बेच रही थी। यह दृश्य विचित्र था, क्योंकि यह जगह न तो प्रसिद्ध थी और न ही यहां आम तौर पर कोई आता जाता था। भावना कुछ क्षण रुकी और सोचने लगी, क्या यह सिर्फ एक संयोग है? अचानक उस महिला की शांत किंतु तीखी आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। तुम भावना हो ना? भावना चौंक पड़ी। यह महिला मेरा नाम कैसे जानती है? महिला ने सिर ऊपर उठाए बिना कहा, मैंने तुम्हारे और उस नक्शे के बारे में सुना है। अब उन्होंने अपनी गहरी नजरें भावना पर गड़ा दी। यदि तुम्हें अपना हित प्यारा है तो वापस लौट जाओ। यह मार्ग तुम्हारे जैसी लड़की के लिए नहीं है। भावना के कदम स्वयं ही कुछ पीछे हट गए। महिला की विचित्र चेतावनी ने उसके मन में भय पैदा कर दिया, परंतु डर की जगह उसने अपने भीतर एक असाधारण आत्मबल महसूस किया। मैं पीछे नहीं हट सकती, उसने दृढ़ता के साथ कहा। हालांकि उसके मन में असंख्य सवाल घूम रहे थे, पर अब निर्णय हो चुका था और वह अपने कदम पीछे नहीं ले सकती थी। महिला ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे यही वह बात थी जिसकी उसे पहले से आशंका थी। उन्होंने कहा, यह जंगल उन रहस्यों से भरा है जिन्हें प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक सफेद फूल उठाकर भावना की ओर बढ़ाया। इसे अपने पास रख लो बच्ची, यह तुम्हें पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर सकता, लेकिन शायद कुछ काम आए। भावना ने महिला के हाथ से वह फूल ले लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इसका महत्व क्या था या इसका प्रयोग कैसे होगा। महिला की दृष्टि अब भावना के हाथों में पकड़े नक्शे पर पड़ी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जो तुम खोज रही हो वह सिर्फ वह नहीं है जो तुम समझ रही हो, यह उससे कहीं बड़ा है।
तुम तो अभी यह भी नहीं जानती कि असल में तुम किसकी तलाश कर रही हो। उनकी बातें रहस्यों से भरी थीं, जैसे यह एक अंतिम चेतावनी थी। फिर भी भावना ने अपने निर्णय पर कायम रहने का संकल्प लिया। उसने नक्शा मजबूती से पकड़ा और जंगल की पगडंडी पर पहला कदम रख दिया। जूतों की आवाज नम जमीन पर धीमे धीमे गूंजने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, हर वृक्ष उसे और अधिक विशाल तथा भयावह प्रतीत हो रहा था। बुजुर्ग महिला की चेतावनी बार बार उसके मन में गूंज रही थी, मानो कोई संकेत हो जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। जंगल अब वैसा नहीं था जैसा उसने दूर से देखा था। आज यहां एक अजीब सन्नाटा छाया था। पक्षियों की कोई चहचहाहट नहीं थी, पत्तों की कोई सरसराहट नहीं थी। बस उसके अपने कदमों की धीमी आवाज इस गहरे सन्नाटे में और भी भयावह लग रही थी। क्या मैं यहां अकेली हूं? उसने मन ही मन सोचा और नक्शे को अपने सीने से कसकर पकड़ लिया, जैसे सिर्फ वही उसकी रक्षा कर सकता हो। रास्ता धीरे धीरे तंग होने लगा। अब उसे नीचे झुकी शाखाओं और धरती से उभरी जड़ों के बीच से निकलना पड़ा। जंगल की घनी छाया के नीचे हर चीज और विचित्र लगने लगी थी। उसकी असहजता अब बेचैनी में बदल रही थी। यह स्थान सिर्फ जंगल नहीं था, बल्कि कुछ अलग महसूस हो रहा था। अचानक भावना की दृष्टि पेड़ों के तनों पर बने कुछ चिन्हों पर पड़ी। ये वही संकेत थे जो मानचित्र पर अंकित थे। इसे देखकर उसे चैन मिलना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत उसे महसूस हुआ जैसे यह स्थान उसे किसी गहरे रहस्य की ओर आकर्षित कर रहा था, जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाई थी। ये चिन्ह बहुत पुराने लग रहे थे, लेकिन इतने स्पष्ट और उजागर थे मानो जानबूझकर बनाए गए हों। कुछ दूर और चलने के बाद भावना ने पुनः मानचित्र निकाला, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सही दिशा में जा रही है। उसी समय उसे अपने पीछे हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई तेजी से वृक्षों के बीच से गुजरा हो। वह तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद यह मेरा भ्रम है, उसने खुद को दिलासा दिया, लेकिन उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उस घने सन्नाटे का दबाव अब भारी लग रहा था। उसे लग रहा था कि यह स्थान किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए है और वह धीरे धीरे उस रहस्य की ओर खींची चली जा रही है। प्रत्येक कदम उसका आत्मबल कम कर रहा था, परंतु उसकी उत्सुकता उसके डर से प्रबल थी। उसने अपनी हथेली में रखा वह सफेद फूल देखा जो उसे उस महिला ने दिया था। वह नहीं जानती थी कि यह फूल उसे क्यों दिया गया, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ सामान्य संकेत नहीं था। क्या यह उसकी सुरक्षा के लिए था, या महिला की तरफ से कोई चेतावनी थी कि वह आगे न बढ़े? इन प्रश्नों के उत्तर उसके पास नहीं थे, और न ही मानचित्र या फूल उसे स्पष्ट संकेत दे रहे थे। अंततः वह एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंची, जहां सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से आ रही थीं। उस खुले स्थान के बीच एक प्राचीन बड़ी पत्थर की चट्टान थी, जिस पर वही चिन्ह खुदे हुए थे जो उसने मानचित्र पर देखे थे। यह देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे स्पष्ट महसूस हुआ कि मानचित्र ने उसे सही जगह पहुंचा दिया था। जैसे ही उसने चट्टान की जांच की, उसे फिर लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ वृक्ष और उनकी छायाएं थीं। फिर भी उस गहरे सन्नाटे में उसे एक अदृश्य उपस्थिति का आभास हो रहा था, जो उसके हृदय को बेचैन कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और मानचित्र को और मजबूती से पकड़ लिया। जब भावना जंगल के इस रहस्यमयी अनुभव के साथ घर लौटी, तो उसने मानचित्र रसोई की छोटी मेज पर फैला दिया। उस पर बने संकेत और विचित्र चिन्ह अब भी उसके लिए रहस्यमय थे, लेकिन इस बार उसकी दृष्टि मानचित्र के किनारों पर पड़ी, जहां पेंसिल से लिखे कुछ हल्के, लगभग मिट चुके अक्षर थे। ये शब्द उसे परिचित से लग रहे थे। उसने झुककर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तुरंत समझ नहीं पाई। ध्यान से देखने पर एक अस्पष्ट याद उसके मन में उभर आई। मैंने इसे पहले कहीं देखा है, उसने धीमे से खुद से कहा, लेकिन वह उस अस्पष्ट याद को स्पष्ट रूप से पकड़ नहीं पाई। उसने सोचा कि शायद उसकी मां इसे देख लें तो कुछ समझा सकें। जब उसकी मां ने नक्शा देखा, तो उनके चेहरे पर गहरा आश्चर्य और चिंता स्पष्ट दिखाई दी। कुछ क्षणों तक वह मौन खड़ी रही। उनकी उंगलियां नक्शे को पकड़ते हुए हल्की सी कांप रही थीं। तुम्हें यह कहां से मिला भावना? उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा।
थोड़ी झिझक के बाद भावना ने पूरी घटना अपनी मां को बता दी। उस बुजुर्ग महिला से मुलाकात, उनका रहस्यमय तरीके से गायब होना और फिर नक्शे की ओर किया गया उनका संकेत, जिसने उसे जंगल तक पहुंचाया। भावना की मां ने बिना विलंब किए नक्शे को जल्दी से मोड़ा और दृढ़ता से उसके हाथ में थमाते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। उनकी आवाज आदेशात्मक थी। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने आगे कहा, यह नक्शा तुम्हारे दादाजी का था, लेकिन इसने हमेशा मुश्किलें खड़ी की हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम इसके कारण किसी परेशानी में पड़ो। यह सुनकर भावना चकित रह गई। यह नक्शा, जो केवल पुरानी कागज की शीट जैसा दिख रहा था, वास्तव में बहुत कुछ छुपाए हुए था। उसकी मां को इतनी गहरी बेचैनी क्यों हो रही थी, यह जानने के लिए उसने अपनी मां से और प्रश्न किए। दादाजी ने इस नक्शे के साथ ऐसा क्या किया था? यह इतना विशेष क्यों है? उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। मगर उसकी मां ने उसकी तरफ देखे बिना धीमे स्वर में सिर्फ इतना कहा, कुछ कहानियां पुनः नहीं खोलनी चाहिए। उनकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी, जैसे वे किसी पुराने घाव को दोबारा छूने से बचना चाहती हों। मां की इस हिचकिचाहट ने भावना की उत्सुकता और बढ़ा दी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी मां कुछ छुपा रही हैं और अब इस नक्शे को अनदेखा करना असंभव था। दादाजी का उल्लेख होते ही भावना के मन में कुछ अस्पष्ट यादें तैरने लगीं। उसे अपनी मां की सुनाई कहानियों में उनके बारे में कुछ बातें याद आईं, लेकिन उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो नक्शे या उस बुजुर्ग व्यक्ति से संबंधित हो। और अधिक संकेत प्राप्त करने के उद्देश्य से भावना उस छोटी सी अलमारी की ओर बढ़ी, जिसमें उसकी मां परिवार की पुरानी और बहुमूल्य वस्तुएं सहेज कर रखती थीं। उसने वस्तुओं को एक एक करके देखना शुरू किया। पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीरों के एल्बम, कुछ पुराने खत और समय की धूल से ढंकी कुछ अन्य वस्तुएं। तभी उसकी निगाह एक विशेष वस्तु पर ठहर गई। यह उसके दादाजी की एक पुरानी फोटो थी, जिसमें वह वही नक्शा पकड़े खड़े थे जो अब भावना के पास था। तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखने पर उसे महसूस हुआ कि दादाजी के हाथ में एक छोटी सी वस्तु और थी, जो किसी पदक या चाबी जैसी प्रतीत हो रही थी। यह चीज बिल्कुल उसी वस्तु की तरह थी जो उसने चौक में उस बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में देखी थी। इस खोज ने उसके भीतर एक अद्भुत रोमांच जगा दिया। यह महज कोई साधारण संयोग नहीं हो सकता था। नक्शा, वह बुजुर्ग और उसके दादाजी, इन सब के बीच अवश्य ही कोई गहरा संबंध था, जिसे उजागर करना अब आवश्यक था। जब भावना ने यह तस्वीर अपनी मां को दिखाई, तो उनकी प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र थी। उन्होंने घबराहट और बेचैनी के साथ पूछा, यह तुम्हें कहां मिली? उनकी आवाज में क्रोध और भय का विचित्र मिश्रण था। उन्होंने तुरंत तस्वीर को छीन लिया और उनके चेहरे पर एक अज्ञात भय और गहरी उदासी झलक आई। ये सब अतीत की बातें हैं भावना, इन्हें वहीं रहने दो। मैं तुमसे निवेदन करती हूं कि इसे और मत कुरेदो। उनकी आवाज में विवशता और पीड़ा थी, लेकिन अब भावना जान चुकी थी कि वह इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। उसकी मां की प्रतिक्रिया ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि नक्शा उनके परिवार के किसी रहस्य से जुड़ा हुआ था। लेकिन क्यों? ऐसा क्या था जिसे इतने वर्षों तक गुप्त रखा गया था? और उस बुजुर्ग का इस कहानी में क्या योगदान था? हर नई खोज के साथ प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। भावना को एहसास हुआ कि इस नक्शे का रहस्य उसके स्वयं के परिवार के इतिहास में ही छिपा था। उसकी मां जितना इसे दबाने का प्रयास कर रही थीं, उतना ही उसे विश्वास हो रहा था कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। नक्शा, तस्वीर और वह बुजुर्ग व्यक्ति, इन तीनों की कहानियां किसी गहरी सच्चाई की ओर संकेत कर रही थीं। उस रात भावना घंटों बैठकर नक्शे और तस्वीर का निरीक्षण करती रही। अब उसे कुछ ऐसे सूक्ष्म संकेत दिखने लगे जो पहले उसकी आंखों से ओझल हो गए थे। जिस सावधानी से उसके दादाजी ने नक्शे को पकड़ा हुआ था, वह स्पष्ट रूप से किसी बहुमूल्य खजाने जैसा प्रतीत हो रहा था। वह पदक या चाबी, जो किसी गहरी पहेली का हिस्सा लग रही थी, अब एक महत्वपूर्ण सुराग बन चुकी थी। यह सोचकर कि यह यात्रा अभी तो केवल प्रारंभ हुई है, भावना के भीतर दृढ़ निश्चय और बढ़ गया। वह जानती थी कि अपनी मां की इच्छाओं के विरुद्ध जाना आसान नहीं होगा,
फिर भी कोई ऐसी शक्ति थी जो उसे विश्वास दिला रही थी कि उस बुजुर्ग ने नक्शा उसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए सौंपा था। भले ही वह यह नहीं जानती थी कि यह मार्ग उसे कहां ले जाएगा, लेकिन वह जान चुकी थी कि इस यात्रा को अधूरा छोड़ना अब संभव नहीं था। नक्शे और तस्वीर को सावधानी से अपने बैग में रखते हुए भावना ने अपने आप से एक मौन संकल्प लिया। चाहे परिवार के रहस्य कितने भी जटिल क्यों ना हो, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयां झेलनी पड़े, वह सत्य की तह तक पहुंचकर ही रहेगी। उसे यह भले ही पता न हो कि यह सफर उसे आखिर कहां ले जाएगा, लेकिन उसे इतना अवश्य महसूस हो रहा था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। कई दिनों तक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में उसने अपने परिवार के इतिहास, विशेष रूप से अपने दादाजी के जीवन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह अपने दादाजी के बारे में बहुत कम जानती थी, पर अब उनके जीवन का सत्य जानने की तीव्र लालसा उसके मन में जाग उठी। उसने पुरानी चर्चाओं को याद किया, परिवार के संभाले गए दस्तावेजों को खंगाला और आस पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत की। इन्हीं वार्तालापों में से एक चर्चा में एक अनोखी जानकारी सामने आई। भावना के जन्म से पूर्व उसके दादाजी के साथ एक और व्यक्ति था जो किसी रहस्यमय कार्य में उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन वह व्यक्ति अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था। भावना की उत्सुकता उसे स्थानीय पुस्तकालय तक ले गई, जहां उसने पुराने समाचार पत्रों को खोजा। वहीं उसे एक पुराना अखबार मिला जिसमें उसके दादाजी और एक व्यक्ति का उल्लेख था जिसका नाम जावेद अख्तर था। उस लेख में लिखा था कि दोनों बहुत नजदीकी दोस्त थे और जमीन एवं निर्यात के कारोबार में साझेदार भी थे, लेकिन एक विशेष बात ने भावना का ध्यान अपनी ओर खींचा। उस लेख में उनके बीच किसी विवाद का इशारा दिया गया था। समाचार में स्पष्ट कुछ नहीं लिखा था, लेकिन यह उल्लेख जरूर था कि किसी बड़े विवाद के बाद जावेद अख्तर अचानक गायब हो गए थे। अब जावेद अख्तर का नाम भावना के दिमाग में बार बार उभरने लगा। वह आश्वस्त होने लगी कि चौक में मिला वह बुजुर्ग वही व्यक्ति था। उनकी थकी हुई चाल, समय के बोझ से झुका हुआ चेहरा, सब अब स्पष्ट होने लगा था। परंतु अगर वे उसके दादाजी के पुराने साथी थे, तो वह परिवार से जुड़े इस नक्शे को लेकर क्यों घूम रहे थे और वे वास्तव में क्या खोज रहे थे? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए भावना को एक पुरानी डिब्बी मिली जिसमें उसकी मां ने परिवार की चिट्ठियां संभाल कर रखी थीं। उनमें से एक पीला पड़ चुका लिफाफा उसकी निगाह में अटक गया। वह जावेद अख्तर का लिखा हुआ था जो उसके दादाजी को संबोधित था। उस पत्र में किसी गुप्त वस्तु का जिक्र था जिसे उन्होंने साथ मिलकर कहीं छुपाया था, परंतु चिट्ठी का लहजा दुखी और कड़वाहट से भरा हुआ था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने क्या किया और एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। यह एक पंक्ति भावना के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। यह पत्र किसी विश्वासघात की ओर संकेत कर रहा था, परंतु शब्द इतने अस्पष्ट थे कि कोई सीधा उत्तर निकालना कठिन था। भावना अब द्वंद्व में थी। एक तरफ चौक में मिला वह बुजुर्ग था जिसके बारे में अब उसे विश्वास हो गया था कि वह जावेद अख्तर ही थे, जो वर्षों से अपने प्रश्नों के उत्तर तलाश रहे थे, लेकिन उनके मन में किसी पुराने घाव की कड़वाहट भी थी जिसने उन्हें बेचैन कर दिया था। दूसरी ओर उसके दादाजी थे, जिन्हें उसकी मां ने हमेशा एक आदर्श और निस्वार्थ व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन यह पत्र तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। सत्य की खोज में भावना ने फिर से अपने दादाजी की पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें वे नक्शा और एक विचित्र सा पदक पकड़े हुए थे। तस्वीर में उनके चेहरे का भाव कठोर और गंभीर था, जैसे वे कोई गहरा राज छुपा रहे हों। अब उसे यकीन हो गया कि ठीक ऐसा ही पदक जावेद अख्तर के पास भी था। क्या यही पदक उस रहस्य की कुंजी थी? परंतु यदि ऐसा था, तो दादाजी ने इसे छुपाने की कोशिश क्यों की? अब भावना ने उस बुजुर्ग को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। वह केवल एक खोया हुआ इंसान नहीं था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो वर्षों से अपने भीतर दर्द और रहस्य का बोझ लिए घूम रहा था। शायद यह नक्शा उसकी अंतिम उम्मीद था, लेकिन वह खोज क्या रहे थे? क्या वे अपने खोए हुए अतीत को वापस लाने की कोशिश में थे? इन सवालों के साथ
भावना ने फिर से अपनी मां से सच जानने का प्रयास किया। उसने अपने दादाजी के अतीत को लेकर जवाब मांगे, लेकिन उसकी मां अब भी टाल मटोल कर रही थीं। वे एक नेक इंसान थे, उन्होंने हमेशा परिवार के लिए सब कुछ किया। बस इतना कहकर उसकी मां ने बात समाप्त कर दी। भावना ने महसूस किया कि या तो उसकी मां पूरी सच्चाई से अनजान थीं या फिर जानबूझकर कुछ छुपा रही थीं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर करना जरूरी नहीं होता। भावना, कुछ बातें समय के साथ दबी रहना ही बेहतर है, उसकी मां ने चिट्ठी की तरफ देखते हुए कहा। उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा झलक रही थी। अब तक भावना के हाथों में इस पहेली के कई हिस्से आ चुके थे, परंतु पूरी तस्वीर अब भी स्पष्ट नहीं थी। इतना जरूर स्पष्ट था कि वह बुजुर्ग केवल एक असहाय व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक बड़ी कहानी का अभिन्न हिस्सा था। ऐसी कहानी जिसमें विश्वासघात, छिपे हुए राज और किसी बहुमूल्य वस्तु की ओर संकेत थे। जब यह स्पष्ट हो गया कि वह बुजुर्ग वास्तव में जावेद अख्तर ही थे, तो भावना ने महसूस किया कि अब इस रहस्य को सुलझाना और भी आवश्यक हो गया था। अब एक प्रश्न उसके मन में बार बार उठ रहा था। क्या जावेद अख्तर न्याय पाने की कोशिश में थे, या उनके इरादों के पीछे कुछ और ही था? क्या चौक में मिले उनके दुखी चेहरे के पीछे कोई पुरानी कड़वाहट छिपी थी, या उनकी भावनाएं सच्ची थीं? यह विचार उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि नक्शे का रहस्य जानने के लिए उसे दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं की आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा। मन में उठते प्रश्नों और अनजाने भय के बावजूद भावना ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब इस नक्शे को त्यागना संभव नहीं था। यदि जावेद अख्तर ने यह नक्शा मुझे दिया है, तो निश्चय ही उन्होंने माना होगा कि मैं इसे पूरा करने के योग्य हूं, उसने स्वयं से कहा। जितना वह इस विषय पर सोचती, उतना ही उसे महसूस होता कि यह साधारण बात नहीं थी। शायद उसके दादाजी वे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें उसकी मां हमेशा नेक और ईमानदार बताती आई थी, और शायद जावेद अख्तर केवल प्रतिशोध लेने के लिए नहीं, बल्कि किसी अन्य मूल्यवान वस्तु की तलाश में थे। अपने संकल्प को और दृढ़ करते हुए भावना ने नक्शे को फिर से ध्यान से देखा। अब उन विचित्र प्रतीकों और संकेतों में उसे एक परिचित गहराई महसूस हो रही थी, जैसे वे उसी का इंतजार कर रहे हों। नक्शा, चिट्ठी और तस्वीर को सावधानी से अपने बैग में रखते हुए भावना ने लंबी सांस ली। जो कुछ भी जंगल में उसका इंतजार कर रहा था, वह उसका सामना करने के लिए तैयार थी। जहां पत्थरों पर अभी भी काले निशान थे, वहां पहुंचते ही भावना के भीतर एक ठंडी सिहरन उठी। यह स्थान, जो अब वीरान पड़ा था, बीते हुए समय की कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए था। ऐसी कहानियां जिन्हें अब शायद कोई नहीं जानता। तेज हवा की हल्की आवाज उसकी एकमात्र साथी थी, लेकिन अब यही एकाकीपन उसे बेचैन करने लगा था। जो जंगल पहले उसे शांति देता था, अब उसी में एक अनजान गहराई और रहस्य का बोझ महसूस हो रहा था। उसने धीमे कदमों से नक्शे की ओर देखा। वह अब उस विशेष प्रतीक के निकट पहुंच चुकी थी जिसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया था। हर कदम के साथ उसका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। जब वह उस स्थान पर पहुंची, तो उसने देखा कि चट्टानों के बीच एक गुफा का द्वार छुपा हुआ था। गुफा के प्रवेश द्वार पर वही प्रतीक उकेरा गया था जो नक्शे पर अंकित था। हालांकि समय के साथ यह कुछ धुंधला हो चुका था, फिर भी स्पष्ट था। भावना ने पत्थर को धीरे से छुआ। वह ठंडा और कठोर था, जैसे उसके भीतर सदियों पुराने रहस्य दबे हुए हों। गुफा का द्वार संकरा और अंधकारपूर्ण था, इसलिए उसे झुककर भीतर जाना पड़ा। अंदर की हवा भारी थी, जिसमें नमी और मिट्टी की मिलीजुली महक थी। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधकार की अभ्यस्त हुईं, तो उसने देखा कि गुफा के मध्य में एक लकड़ी का पुराना संदूक रखा था, जिस पर हल्की धूल की परत जमी हुई थी। यह देखकर उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। यह अनुभव किसी ईश्वरीय संकेत की तरह प्रतीत हो रहा था। उसे लगा कि वह किसी गहरे रहस्य के केंद्र तक आ पहुंची थी। संदूक के पास आते ही उसकी दृष्टि एक पुरानी चिट्ठी पर गई, जो संदूक के ढक्कन से चिपकी हुई थी। उस कागज पर लिखी लिपि पुरानी लेकिन स्पष्ट थी, जिसमें लिखा था, सत्य तुम्हें मुक्त भी कर सकता है और विनाश की ओर भी ले जा सकता है। यह संदेश किसी और के लिए नहीं,
बल्कि सीधे उसी के लिए प्रतीत हो रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक गहरी सिहरन दौड़ गई। उसने ईश्वर को मन ही मन याद करते हुए गहरी सांस ली, यह सोचते हुए कि इस संदूक के भीतर ऐसा क्या है जो इस प्रकार की चेतावनी के योग्य हो। उसने संदूक की पुरानी लकड़ी पर धीरे धीरे हाथ फेरा, मानो उसमें छिपे रहस्यों को महसूस करना चाह रही हो। लेकिन अब उसका मन प्रश्नों के भंवर में फंस चुका था। यदि इसके भीतर कुछ ऐसा हुआ जो उसके दादाजी की स्मृति को दागदार कर दे तो क्या होगा? अगर यह सत्य उसके पूरे परिवार की पहचान ही बदल दे तो उसके कदम ठिठक गए। गुफा का सन्नाटा अब पहले से कहीं अधिक गहरा प्रतीत हो रहा था। यदि संदूक खोलना एक गलती साबित हुई तो क्या होगा? उसने अपने भीतर की आवाज को ध्यान से सुना। एक ओर उसका मन कह रहा था कि उसे इस संदूक को नहीं खोलना चाहिए, परंतु दूसरी ओर उसे लगा कि अब इतनी दूर आने के बाद वापस लौटना संभव नहीं था। उसने लंबी सांस लेते हुए अपने साहस को पुनः एकत्रित किया। लेकिन तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि वह गुफा में अकेली नहीं थी। उसने घबराकर चारों ओर देखा। उसी पल एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई धीमे कदमों से चल रहा हो। उसका शरीर एक क्षण के लिए जड़ हो गया। उसने तुरंत गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा, लेकिन वहां केवल घना अंधेरा था। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। वहां उसकी कांपती आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज जितनी अचानक आई थी उतनी ही तेजी से शांत हो गई। भावना ने अपने स्थान से उठकर आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ स्थिर था। उसे लगने लगा कि शायद यह केवल उसका भ्रम था, मगर उन कदमों की आहट अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। भय ने उसके हृदय को जकड़ लिया था, लेकिन सत्य जानने की उसकी इच्छा इस डर से कहीं अधिक प्रबल थी। उसकी नजर पुनः उस संदूक पर पड़ी। उसने उसके पुराने ताले को छुआ, जो अधिक मजबूत नहीं लग रहा था। यदि उसके पास सही चाबी होती तो वह इसे आसानी से खोल सकती थी, लेकिन संशय अब भी उसके मन को विचलित कर रहा था। क्या वास्तव में इसके अंदर वे उत्तर थे जिनके लिए उसने इतना कुछ सहा था? तभी पुनः कदमों की आवाज गूंज उठी, इस बार पहले से कहीं अधिक निकट। भावना का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो उसकी छाती से बाहर आ जाएगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। गुफा का वातावरण इतना भारी और घुटन भरा हो गया था कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक एक हल्की सी धातु की आवाज आई, जैसे कोई जंजीर हिली हो। आवाज गुफा के प्रवेश द्वार के समीप से आ रही थी। भावना ने तेजी से मुड़कर देखा और नक्शे को अपने सीने से कसकर चिपका लिया, जैसे वही उसकी रक्षा कर सकता था। कौन है वहां? इस बार उसके स्वर में दृढ़ता थी, मगर फिर वही गहरा सन्नाटा लौट आया। भले ही वह भय से कांप रही थी, पर उसने गुफा नहीं छोड़ी। भय और साहस का यह अद्भुत संयोजन उसे उसी स्थान पर खड़े रहने को विवश कर रहा था। उसकी दृष्टि फिर संदूक पर टिक गई। संदूक के ढक्कन पर लिखा वह संदेश अब उसके मस्तिष्क में लगातार गूंज रहा था। सत्य तुम्हें मुक्त कर सकता है या विनाश की ओर ले जा सकता है। भावना ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह ऐसा पल था जहां से पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। उसने धीरे धीरे संदूक की ओर झुकते हुए महसूस किया कि वह एक ऐसी सीमा पार करने वाली थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। तभी गुफा के अंधकार से एक आकृति प्रकट हुई। भावना का दिल जोर से धड़कने लगा। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में थकावट थी और चेहरे पर एक गहरी गंभीरता दिखाई दे रही थी। मुझे पता था कि तुम यहां आओगी, उन्होंने एक भारी स्वर में कहा, जिसकी आवाज ने गुफा की खामोशी को भंग कर दिया। भावना के मन में राहत और भय का विचित्र मिश्रण उमड़ पड़ा। उनकी झुकी हुई देह और कांपते हाथों के बावजूद उनकी आंखों में एक अटूट निश्चय था, जैसे वे वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों। आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? भावना ने अपने स्वर को नियंत्रित रखने का प्रयास करते हुए पूछा। बुजुर्ग ने संदूक की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में झांका। क्योंकि तुम्हारा सत्य जानना अत्यंत आवश्यक है, उन्होंने उत्तर दिया और धीरे धीरे गुफा के भीतर आगे बढ़ने लगे। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता स्पष्ट थी। अब यह तुम्हें तय करना है, भावना,
उनकी गंभीर आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। भावना ने संदूक की तरफ देखा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसका एक मन वहां से भाग जाने को कह रहा था, सब कुछ वैसा ही छोड़ देने को जैसा वर्षों से रहा था। लेकिन उसका दूसरा मन, जो कहीं अधिक दृढ़ था, उसे बता रहा था कि अब सत्य का सामना करना ही होगा। उसने लंबी सांस लेकर अपने मन को शांत करने की कोशिश की। बुजुर्ग वहीं खड़े थे, चुपचाप, जैसे वे उसके भीतर चल रहे हर द्वंद्व को समझ रहे हों। उन्होंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला, केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। उनका यह धैर्य दशकों के कष्ट और आत्मसंयम का प्रतीक था। अंत में भावना ने घुटनों के बल झुककर संदूक पर अपना हाथ रखा। मुझे यह जानना ही होगा, उसने स्वयं से कहा। बुजुर्ग ने अपनी पुरानी जैकेट की जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और उसे भावना के हाथों में सौंप दी। इसे मैंने वर्षों तक सुरक्षित रखा, उन्होंने धीमे और भावुक स्वर में कहा। भावना ने कांपते हाथों से चाबी थामी, यह समझते हुए कि यह क्षण उसके पूरे जीवन को परिवर्तित करने वाला था। इसका उपयोग सोच समझकर करना, उन्होंने कहा, और कुछ कदम पीछे हटकर खामोशी से खड़े हो गए। भावना ने चाबी ताले में डालकर धीरे धीरे घुमाई। ताले की खुलने की धातुई आवाज गुफा की गहराइयों में गूंज उठी, जो उसके हृदय की धड़कनों की भांति महसूस हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के भीतर पुराने कागजातों का ढेर था, कुछ दस्तावेज और एक कपड़े में लिपटी हुई कोई वस्तु। उसने सबसे ऊपर रखा हुआ पहला दस्तावेज उठाया और पढ़ने लगी। दस्तावेज पढ़ते हुए उसके हाथ कांपने लगे। यह जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया एक बयान था, जिसमें उसके दादाजी पर उनके विरुद्ध झूठे प्रमाण बनाने का आरोप लगाया गया था। वहां एक और दस्तावेज था, जिसमें जमीन के झगड़ों और संपत्ति विवादों का उल्लेख किया गया था। अगले कागज पर उसके दादाजी की स्वयं की एक स्वीकारोक्ति मौजूद थी। जैसे जैसे वह इन दस्तावेजों को पढ़ती गई, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। इन पत्रों में वह सत्य था जिसने उसके परिवार के विषय में बनाई गई आदर्श छवि को बिखेर दिया था। परंतु इस गहरे दर्द के बावजूद उसे यह भी लग रहा था कि सत्य का सामना करना ही उसका वास्तविक उद्देश्य था। गुफा के भीतर आखिरकार वह उस रहस्य तक पहुंच चुकी थी जिसने वर्षों से अतीत को दबा रखा था। हर एक पृष्ठ के साथ उसके दादाजी के अतीत की एक नई पीड़ा भरी सच्चाई उजागर हो रही थी। फिर उसकी नजर एक और पत्र पर पड़ी, जो उसके दादाजी ने स्वयं लिखा था। उसमें लिखा था, मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार को बचाने के लिए किया। यह पंक्ति सीधे उसके हृदय में उतर गई। उसके दादाजी ने जावेद अख्तर के खिलाफ झूठे प्रमाण बनाए थे, क्योंकि वे अपनी संपत्ति एक मुकदमे में खो देने से भयभीत थे। भावना के मन में पीड़ा, क्रोध और दुविधा का एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या यह वास्तव में आवश्यक था? उसने धीमे स्वर में कहा, और उसके आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। सामने खड़े जावेद अख्तर शांत थे, पर उनकी आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। जब भावना ने अंतिम चिट्ठी पढ़ ली, तब जावेद अख्तर ने धीरे से कहा, मैंने वर्षों तक यह अन्याय अपने भीतर सहा। मेरा इरादा कभी प्रतिशोध का नहीं था। मैं केवल अपना नाम साफ करना चाहता था। मेरा उद्देश्य तुम्हारे दादाजी की छवि को बिगाड़ना कभी नहीं था। वे कभी मेरे दोस्त थे, लेकिन सच्चाई का सामने आना जरूरी था। उनकी आवाज में ऐसी सच्चाई और पीड़ा थी कि भावना के मन का क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा। जावेद अख्तर बदला नहीं, केवल न्याय चाहते थे। अब जब तुमने सच्चाई जान ली है, तो तुम क्या करोगी? उन्होंने पूछा। भावना के मन में अभी भी बेचैनी थी। जावेद अख्तर कुछ क्षण चुप रहे, फिर अपनी जैकेट की भीतरी जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला, जो समय के साथ घिस चुका था। यह तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए है, उन्होंने कहा। भावना ने आश्चर्य के साथ लिफाफे को खोला। उसके अंदर एक चेक था, एक बड़ी धनराशि का। भावना ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। मैंने इसे कई वर्षों तक संभाल कर रखा, जावेद अख्तर ने समझाया। यह उस संपत्ति का हिस्सा था जो मुझसे छीन ली गई थी, लेकिन मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगा कि एक दिन मैं इसे ऐसे व्यक्ति को लौटाऊंगा जिसे इसकी सच्ची आवश्यकता होगी। इसे मेरा आभार समझो। यह मेरी ईमानदार भावना है। भावना के पास कोई शब्द नहीं थे।
वह कांपते हाथों से उस चेक को पकड़े खड़ी रही। यह धन उसके और उसकी मां के जीवन को पूरी तरह बदल सकता था, परंतु उससे भी अधिक यह जावेद अख्तर के उस निस्वार्थ न्याय का प्रतीक था जिसे उन्होंने इतने वर्षों तक अपने दिल में संभाल कर रखा था। उन्होंने न केवल अपना नाम साफ किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि वे वह चीज वापस करने के लिए तैयार थे जिसे वे खो चुके थे। जावेद अख्तर ने एक हल्की मुस्कान के साथ भावना की ओर देखा, हालांकि उनकी आंखों में गहरी थकान थी। अब मेरा दायित्व पूरा हो चुका है भावना, अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस सच्चाई का क्या करती हो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। भावना कुछ कहने वाली ही थी, लेकिन जावेद अख्तर धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जैसे वे अब अपने अतीत को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ने के लिए तैयार हों। भावना ने उन्हें आवाज देना चाहा, लेकिन उनकी मुद्रा से स्पष्ट था कि अब उन्हें एकांत की आवश्यकता थी। धीरे धीरे वे गुफा के संकरे प्रवेश मार्ग के अंधकार में खो गए। अब भावना अकेली खड़ी थी, गहरी सोच में डूबी हुई। जो कुछ हुआ वह उसके लिए एक परीक्षा थी। संदूक, नक्शा, चिट्ठियां, यह सभी उस रहस्य के हिस्से थे जिन्होंने एक कठिन लेकिन आवश्यक सत्य उजागर किया था। अब यह उसके ऊपर था कि वह इस ज्ञान का सही उपयोग कैसे करे और इसे अच्छाई की दिशा में ले जाए। शहर लौटकर भावना ने वह चेक अपनी मां को दिखाया। वह रकम और दादाजी के विषय में खुलासे देखकर उसकी मां अवाक रह गईं। उन्होंने चिट्ठी थाम कर कहा, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उनकी आवाज में भावनाओं का सैलाब था। भावना और उसकी मां एक दूसरे को थाम कर रो पड़ी। दोनों के मन में यह एहसास गहरा रहा था कि दादाजी के कठिन निर्णयों के पीछे उनका अपना सच था। उनके कार्यों में पीड़ा थी, परंतु नेक इरादे भी थे। यह सब ईश्वर की एक विशेष योजना थी, एक परीक्षा जो उन्होंने भावना के लिए निर्धारित की थी, ताकि वह सत्य को समझे और उसे अच्छाई में परिवर्तित करे। यह नियति की ऐसी डोर थी जो उसे एक नए बेहतर मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार की गई थी। भावना ने दृढ़ निश्चय किया कि इस धनराशि का एक भाग ईश्वर की सेवा और परोपकार के लिए समर्पित करेगी। उसने पुनः उस बुजुर्ग व्यक्ति जावेद अख्तर से भेंट की। जब उसने आदर और कृतज्ञता के भाव के साथ उनके पैरों के पास बड़ी राशि रखी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कोमलता से कहा, बेटी, मुझे धन की जरूरत नहीं, सत्य का उजाला ही मेरे लिए सर्वोच्च उपहार है। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी, ठीक किसी संत की निर्मल दृष्टि की तरह। उन्होंने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उनके इन शब्दों से प्रभावित होकर भावना ने यह तय किया कि इस संपत्ति को वह ईश्वर की सेवा और सामाजिक कल्याण के कार्यों में लगाएगी। उसने अपनी मां के साथ मिलकर बाकी राशि से घर की मरम्मत करवाई और एक छोटा सा कारोबार आरंभ किया, जो उनके वर्षों पुराने सपने का साकार रूप था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण था उस धन का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सहायता में लगाना। यह उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए चलाए गए उन अभियानों में लगाया गया जिनकी आवश्यकता सचमुच थी। वह अक्सर आत्मचिंतन करती थी कि कभी कभी एक छोटी सी चीज छोड़ देना ही हमारे लिए एक बड़ी सफलता के द्वार खोल देता है। वह अपने उस निर्णय के बारे में सोचती थी जब उसने अपनी प्रिय साइकिल छोड़ दी थी। उसे उस त्याग पर कभी कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि वही पहला कदम था जिसने उसके जीवन को एक नया और उज्जवल मार्ग दिखाया। उसने स्वयं से कहा, कभी कभी किसी छोटी चीज को त्यागने से ही हमें जीवन में सबसे बड़ी सफलता मिलती है। जब वह उसी चौक से गुजरी जहां से उसकी यह यात्रा आरंभ हुई थी, तो उसकी आंखें भावुकता से भर गईं। उसका मन पुरानी यादों से सराबोर हो गया और उसने यह अनुभव किया कि वही यात्रा थी जिसने उसे सत्य और साहस का अर्थ समझाया। भावना ने अपने दादाजी के वे पत्र, जो दुख और संघर्ष से भरे हुए थे, संभालकर सुरक्षित रख लिए। यह उसके लिए एक मूल्यवान सीख थी कि सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न हो, उसे स्वीकार करने से ही आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। उसकी दृष्टि में अब उसका भविष्य स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण था। गुफा तक की यात्रा ने उसे केवल अतीत के रहस्यों को उजागर करने का अवसर नहीं दिया था, बल्कि अपने परिवार की कथा को करुणा और न्याय की भावना के साथ फिर से लिखने का अवसर दिया था। अब वह अपने भविष्य को एक स्पष्ट और शक्तिशाली दृष्टिकोण के साथ देख रही थी। वह जानती थी
कि उसके भीतर अब वह शक्ति मौजूद थी जो उसे जीवन के किसी भी मोड़ पर साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। भावना की इस यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य भले ही कठोर हो, लेकिन उसमें हमें मुक्त करने की शक्ति होती है। जब उसने वह संदूक खोला, तब उसे केवल अपने प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिले, बल्कि एक ऐसी कहानी भी मिली जिसे वह न्याय और सद्भावना के साथ पुनः लिख सकती थी। जिस प्रकार भावना ने अपने त्याग और संघर्ष को एक सकारात्मक उद्देश्य में परिवर्तित किया, उसी प्रकार हम सभी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उन्हें एक नई प्रेरणा और आशा में बदल सकते हैं। यह ईश्वर का एक दिव्य संकेत है कि जो कुछ भी हम निस्वार्थ भाव से त्याग देते हैं, वह हमें पुनः किसी न किसी रूप में ईश्वर की कृपा के साथ लौटता अवश्य है। भावना की कहानी हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि सत्य चाहे कितना भी कठिन हो, उसमें हमें मुक्त करने और सशक्त बनाने की शक्ति होती है। यह भी याद रखें कि संपत्ति और दौलत आती जाती रहती हैं, लेकिन रिश्ते एक बार टूट जाएं तो उन्हें पुनः जोड़ना कठिन होता है। हमें अपने संबंधों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, धन को नहीं। आइए आज हम सभी यह संकल्प लें कि हम लालच के बजाय रिश्तों को महत्व देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहां समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इसे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।